दोनों तरफ कोयले खदानों से निकलती आग दिखाई देती है। अद्भुत दृश्य। आपको समझ में आ जाएगा कि जंगल के साथ जंगल के भीतर क्या खिलवाड़ चल रहा है। जो गहराई है उनकी पाताल तोड़। खनते जाओ खनते जाओ खनते जाओ, जितना हो। आप गर्मी की धूप गर्मी में चले जाइए, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। चारों तरफ खाली राख। कभी कभी अरिहंत डैम में पानी कम होता है तो वो महल की चोटी दिखाई देती है। इसके अंदर एक महल है। हमारे पास देश में जो कोयले का भंडार है अधिकतम 100 साल के लिए। बस अडानी कोयला क्या कर रहा है? अडानी अपना कोयला विदेश भेज रहा है, फिर वहां से आता है। रास्ते में मैं एक होटल में गया, उसके टॉयलेट में एसी लगा हुआ था। तहाशा इस देश में बिजली का दुरुपयोग शुरू हुआ है। सबको सस्ती बिजली भी चाहिए, लेकिन उसकी कीमत कौन चुका रहा है? आप ये अंदाजा लगाओ। आदिवासी जो होता है पुलिस से भी डरता है, नक्सलियों से भी डरता है। वो पिस रहा है। 15-15 हजार, 20-20, 25-25 हजार का एक पन्ना बिकता है। मैंने ऐसे इलाके देखे हैं कि जंगल के बीच में जाके आदिवासियों ने कब्जा कर लिया, रहने लगे और एक गांव बना लिया। उसके गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा है यहाँ पर पुलिस और जंगल विभाग के लोगों का प्रवेश वर्जित है। पुलिस आदिवासियों को इसलिए मारती थी कि नक्सली ने तुम्हारे खाना कैसे खा लिया। अरे भाई, हम किसी के घर जाएंगे, हम बंदूक सटा के कहेंगे खाना खिलाओ, तो खाना नहीं खिलाएगा। आदिवासी बहुसंख्यक है, लेकिन आदिवासी चुनाव नहीं लड़ सकता। वहां से पंडित जी खड़े हो जा रहे हैं। आप किस टाइप के तिवारी हैं? भारत एक विकास उन्मुख देश है। विकास के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। हम और आप बातें कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें इसकी ज़रूरत है। ये मेटल से बना है, इसके लिए माइनिंग होगी। माइनिंग रोक दी जाए तो विकास कैसे होगा? ये जो बात है, माइनिंग का क्या ताल्लुक़ है विकास से और माइनिंग का क्या ताल्लुक़ है विनाश से, मैं इसके लिए आपसे आज बात करना चाहती हूँ। इसलिए भी बताइए कि बहुत सारे शहरी लोग वो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि ये रिश्ता किस तरह का है और इसमें क्या बेहतरी हो सकती है। उनको ये लगता है कि वो लोग जो माइनिंग के ख़िलाफ़ हैं, जो उन आदिवासी समूहों का या ग्रामीण लोगों का साथ दे रहे हैं, वो विकास के विरुद्ध हैं, वो कम्युनिस्ट लोग हैं और उनको विकास पसंद नहीं है। वो भारत को पीछे रखना चाहते हैं, जबकि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और क्या 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 हो सकता है। तो अब आप ये बताएं मुझे कि माइनिंग एक क्षेत्र में, एक ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर हो रही होती है, वहाँ वो किस तरह का हालात और माहौल पेश करती है। आप एक एक्सपर्ट हैं, ग्राउंड रिपोर्टर हैं और मेरे लिए आप गो टू पर्सन हैं जानने के लिए। एक चीज़ साथ में जोड़ दूं कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, जिस जगह मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिताया, वो जगह देश में माइनिंग के सबसे बड़े हब के रूप में जानी जाती है। जो सोनभद्र सिंगरौली पट्टी है, वो करीब 45 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, वो देश में माइनिंग का सबसे बड़ा हब है। वहाँ पर कोयले की माइनिंग होती है, डोलोमाइट की माइनिंग होती है, लाइमस्टोन की माइनिंग होती है, सैंड माइनिंग होती है, केवल 45 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के भीतर। एक किताब आई थी बहुत पहले, मुझे याद है करीब 40 साल पहले, दीपक अग्रवाल की, बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे। उनकी किताब का नाम था विकास की कीमत। और विकास की कीमत में सिर्फ इस बात का जिक्र था कि दरअसल हम ये सोचते हैं कि जो माइनिंग हो रही है, कहीं भी माइनिंग हो रही है, उसका असर सिर्फ आदिवासियों, ग्रामीणों पर पड़ रहा है। यह बात बिल्कुल झूठ है। इसका प्रभाव तमाम आबादी पर, जो उस इलाके के आसपास रहते हैं, वहाँ पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारा पूरी इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैंने तो तबाह होते देखा है पूरे, एक जो कहते हैं, एक शब्द है हिंदी का, जनपदोध्वंस। पूरे जनपदोध्वंस का मतलब कि एक पूरा का पूरा जिला खत्म हो गया। कैसे, क्यों? बताता हूँ। मुझे
बताते हुए इस बात का दुख भी है कि आज जो मेरा घर है वो भी रोज दोपहर में कांपता है, यकीनन कांपता है। बगल में मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर डोलोमाइट की माइन है, ब्लास्टिंग होती है। आप जाओगे, अगर मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे, जिस सोनभद्र सिंगरौली पट्टी की बात कर रहा हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि नेहरू जब गए थे आज़ादी के बाद पहली बार, सोनभद्र जो था वो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। नेहरू पहली बार वहां गए तो कहे कि ये भारत का स्विट्जरलैंड है। इतना खूबसूरत था। इतना खूबसूरत, नेहरू ने कहा भारत का स्विट्जरलैंड है। देश में ऐसी कोई प्रजाति का पेड़ पौधा नहीं था, कोई फल नहीं था जो वहां की मिट्टी में नहीं उगा करता। बहुत उर्वरा जमीन वहां की। फिर शुरू हुआ विकास। सबसे पहले नेहरू जी को लगा कि यार इस देश में बहुत जरूरत है बिजली की, तो डैम होने चाहिए। तो उन्होंने रिहंद डैम के लिए सीमेंट के 2 कारखाने बनवाए पहले। अब सीमेंट के कारखानों को लाइमस्टोन कहाँ से मिले, इसलिए वहां पर कारखाने खोले गए, क्योंकि लाइमस्टोन की प्रॉपर वहां पर माइंस थी। वहां पर नदी बहती है, सोन नदी। पूरा बिहार, आप जिस सोन नदी की चर्चा करते हैं हम लोग, सोनभद्र में करीब 10 या 12 नदियां बहती हैं। 10 या 12 नदियां एक जिले में बहती हैं। रेणुका, बिजुल, रिहंद और ये सोन, ये सब बाणसागर, सब कुछ वहां पे है। तो सोन नदी का बालू मिल गया, तो 2 बड़े विशालकाय सीमेंट फैक्ट्रियां बनी। खूब जबरदस्त माइनिंग होने के बाद, उसके बाद उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट शुरू हुआ, यूपी में, कि अब डेवलपमेंट होना है, सड़कें बननी है। आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, जब सड़कों के निर्माण का टेंडर करती है, या कोई बड़ी जो सेंट्रल की बड़ी एजेंसी CPWD या PWD जब वो करती है टेंडर, तो अपने टेंडर में लिखती है कि हमको डाला की गिट्टी चाहिए। जो गिट्टियां होती हैं वो सारी सोनभद्र से जाती है। गिट्टी जो सड़क जिससे बनती है, पत्थर की गिट्टी, वो सबसे अच्छी क्वालिटी की गिट्टी देश में वही की मानी जाती है। इतनी अच्छी क्वालिटी की उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो हुआ क्या कि पहले तो हैंड माइनिंग होती थी। 80 के दशक के बाद वहां पे ऑटोमेटिक माइनिंग का दौर शुरू हुआ, मशीनी माइनिंग का। ढेर सारे सैकड़ों की संख्या में क्रशर्स लगे, और माइंस जो थी उनमें मशीनों का यूज होने लगा। स्थिति यह है कि आप सड़क से जब गुजरेंगे तो आप देख कर डर जाएंगे। जो गहराई है उनकी, पाताल तोड़, खनते जाओ खनते जाओ खनते जाओ, जितना हो, उसके पीछे ढेर सारा करप्शन। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की हो, बसपा की हो, सपा की हो, भाजपा की हो, याद करें, रखें इस बात को कि आप महोबा से लेकर के आप सोनभद्र तक चले जाइए। सोनभद्र जो है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर है। अभी हम आपको आगे ले चलेंगे, वहां की कहानी अलग है, वहां की माइनिंग की। लेकिन उत्तर प्रदेश में बताऊं कि सबसे ज्यादा करप्शन जो होता है वो उसी सैंड माइनिंग को लेके होता है। उसी गिट्टी जिसकी बात करें, पत्थरों की माइनिंग, मैंने पत्थरों के दाम आप सोच नहीं सकती, कल्पना नहीं कर सकती कि किस लेवल का करप्शन होता है वहां पे, इंटरस्टेट बड़े पैमाने पे। बताइए थोड़ा। अब आपको बताऊं, पहले जो माइनिंग लीज हुआ करती थी, उसके लिए पहले हो जाता था कि हैंड ब्रोकन है। जब मशीन का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ज्यादा प्रॉफिट सामने आया। फिर लोगों को लगने लगा कि अरे इसमें तो इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर है, पैसा बहुत है, क्योंकि घर सबको बनाना है, सड़कें बननी ही बननी है, और तोड़ना ही तो है, क्या करना? तोड़ना ही है, ब्लास्ट लगा करके, उसके अंदर जेलेटिन लगा करके, उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट डाल करके।
तो फिर शुरू हुआ माइनिंग का खेल। 80 के दशक के बाद मशीनीकृत माइनिंग, मैंने तो सब अपनी आंखों से मैंने देखा, खाली नहीं है, इसको जिया है। मैंने ये सब सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं वो जिया है। 24 घंटे चलते क्रेशर्स, आप गर्मी की धूप गर्मी में चले जाइए, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा रास्ते में। क्यों? कई किलोमीटर तक खाली पत्थरों की खदानों से निकलने वाला, कृष्णों से निकलने वाली राख, चारों तरफ खाली राख। मतलब सड़कों पे, घरों में, हम लोगों की छतों पर आप चले जाओ। सिंगरौली सोनभद्र खाली माइनिंग के लिए नहीं, इसके बाद जो अभी फिर से वापस लौटूंगा वहीं पे, जब माइनिंग शुरू हुई वहां पे सीमेंट फैक्ट्रीज बनी, फिर डैम बना, तो जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वो डैम के इर्द गिर्द बनते हैं। देश का जो सबसे बड़ा एनर्जी पार्क है, एनर्जी पार्क का मतलब जहां पर ढेर सारे थर्मल पावर स्टेशंस हो, वो सोनभद्र सिंगरौली में है। करीब इस वक्त वहां पर जो प्रोडक्शन है टोटल करीब 22-23 हजार मेगावाट का है। नॉर्दर्न ग्रिड को सबसे अधिक बिजली वो इलाका देता है। और लेकिन रहते कैसे हैं लोग, फिर आते हैं वहीं पे कि सड़कों पर आपको दिखाई नहीं देगा दिन की दोपहर में। हम लोग रात को सोते हैं तो पूरा धर पूरा वो राख जो होती है सवेरे डस्ट की वो जमा होती है। वहां पर सबसे अधिक ट्यूबरकुलोसिस मिलेंगे। वहां की पत्तियों में आप जाओगे मरकरी मिलेगा आपको। वहां पे जितने और विषैले केमिकल्स हैं, नाइट्रेट की का बहुत बड़ा पोल्यूशन है। वहां की नदियां ऐसी हैं, रेणुका नदी जो नाम है, कहा बहती है, मैं तो गया हूं वहां पे। ये निकलती है छत्तीसगढ़ से, रेणुका नदी। सोन भी निकलती है आपके छत्तीसगढ़ से ही, तो अमरकंटक के पास से। तो मैं गया, वहां का उद्गम देखा उनका, इतना साफ पानी, इतना सुंदर पानी। आप जैसे ही सोनभद्र सिंगरौली में जाएंगे, नदी में हाथ डालेंगे ऐसे, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। नदी में हाथ डालने के बाद पूरा हाथ सफेद, एकदम व्हाइट कलर का लेयर लग जाएगा उसमें। नदी में हाथ डालने से ये सफेद पूरा लेयर, पूरी नदी सफेद है। किस चीज से? डस्ट से, माइनिंग की डस्ट से। माइनिंग के डस्ट से। दरअसल माइनिंग और माइनिंग के बाई प्रोडक्ट्स हुआ क्या कि पहले तो डोलोमाइट की माइनिंग शुरू हुई, लाइमस्टोन की, सीमेंट फैक्ट्रीज बन गई, डैम बन गया, डैम के बाद पावर स्टेशंस लगे, पावर स्टेशंस के लिए कोल चाहिए। लगा सरकारों को कि यहां पर तो कोयले की खदानें भी हैं। अच्छा, कोयला भी वही है। तो फिर कोल की माइनिंग शुरू हुई। जो देश के बड़े माफियाज हैं, ये कहानी हम लोगों ने जब तक लिखी, लेकिन किसी ने इस बात को कभी, ये बात शायद आपके इस पॉडकास्ट में पहली बार सामने आ रही है। लोग इस बारे में कम जानते हैं, कम लिखे। देश के जो बड़े माइनिंग माफियाज हैं, यहाँ तक कि कहने में मुझे दुख भी है, कई जर्नलिस्ट भी हैं, मैं तो नाम भी ले सकता हूँ उनका। अच्छा, उन सब ने लीज कराई वहां पे। पत्रकारों ने भी लीज कराई? खूब पत्रकारों ने लीज कराई। एक तो नहीं रहे, पायनियर के थे, उनका नाम उदय समथिंग, मुझे ये तो मैंने चूंकि खबर लिखी थी तो मुझे याद है। ढेर सारे पत्रकार जो वहाँ के बड़े अखबार हैं, दैनिक जागरण ले लो आप, दैनिक जागरण के जर्नलिस्ट की अपनी माइंस रही है। और दैनिक जागरण की माइनिंग भी होती है? दैनिक जागरण के जर्नलिस्ट की माइन। अच्छा, जर्नलिस्ट की माइन, अरबपति, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ढेर सारे पत्रकारों की माइनिंग वहां पे होती है। कई माफियाज, माने आप वहां पे ब्रजेश सिंह से लेकर के, चुलबुल सिंह से लेकर के, एक समय बड़ा चर्चा में थे कि मुख्तार अंसारी कोयले के जो सिंडिकेट है उसमें है। सभी की जो बड़ा माफिया है वो वहां के सैंड और लाइमस्टोन की माइनिंग पर कब्जा करना चाहता है।
अवेश, हम ये जानते हैं कि अखबारों के जो मालिक हैं उनका क्रॉस इंटरेस्ट होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि एक तरफ पत्रकारिता कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिजनेस उसी क्षेत्र में कर रहे हैं जिसकी उनको सही रिपोर्टिंग करनी थी। अब आप मुझे ये बता रहे हैं कि पत्रकारों के भी इस तरह के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप है। एक बात बताइए, एक चीज आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जिसकी आबादी बमुश्किल से 10 लाख होगी, 15 लाख होगी, अधिक से अधिक है, जहाँ पे 4 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, खाली 4 कंस्टिट्यूएंसीज असेंबली की। क्या आप कल्पना कर सकती हैं वहां पर अखबार का एक छोटा सा 2 कमरे का ऑफिस हो और उस अखबार का एडवर्टीजमेंट का टारगेट 5 करोड़ रुपए का हो? ये जो माइनिंग होती है इलीगल, उसमें चूंकि इलीगल माइनिंग का एक बहुत बड़ा एरिया है, जो लीगल होती है वो होती है, जो इलीगल माइनिंग करते हैं वो भी बहुत ढेर सारे लोग हैं। एक बात कहना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, निश्चित तौर पे इनके मंत्री या इनके विधायक जो हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, और ये बात बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि चूंकि ये तो इनके समय में थोड़ा सा कम है, पहले तो ये था कि सीधे मिनिस्टर्स माइनिंग कराते थे वहाँ पे और बड़ी रकम मिलती थी, वो रकम पार्टी में जाती थी जब और पार्टियों का शासन था। बीजेपी में क्या हो रहा है, इनके एमएलए वसूली करते हैं बकायदे, उनको वहाँ से पैसा मिलता है और उसका इस्तेमाल वो करते हैं। ये सच्चाई है, ये सब कोई जानता है, ये कोई मैं आपको अनोखी चीज, बच्चा जानता है कि एमएलए वहाँ के इस इलीगल माइनिंग का बड़ा वो रकम लेते हैं। और ये आप सबको, दर्शकों को जो मैं कह रहा हूँ, लगता होगा कि ये छोटी सी बात है। दरअसल एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है जो अरबों रुपए की है, जिसको आप सोच नहीं सकते कि कितना पैसा उसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि सबसे अच्छा सैंड जो है, सबसे अच्छे क्वालिटी का सैंड, सबसे अच्छे क्वालिटी का लाइमस्टोन, सबसे अच्छे क्वालिटी का डोलोमाइट, ये सब एक जगह पर मौजूद है। अब क्या है, थोड़ा सा सिंगरौली की ओर बढ़ते हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, बड़ा उपेक्षित सा जिला। आम आदमी पार्टी की एमएलए जीत गई थी जबकि बीजेपी की सरकार थी वहां पे। सिंगरौली की ढेर सारी कथाएं हैं। निर्मल वर्मा ने अपने जीवन का बड़ा वक्त वहां बिताया सिंगरौली में, और सिंगरौली में बहुत जन आंदोलन हुए। वो ऐसा इलाका है शिवा कि वहां के लोग एक बार नहीं, 4-4, 5-5 बार विस्थापित हुए। रिहंद के बनने पर विस्थापित हुए, फिर पावर हाउस बनने लगा तब विस्थापित हुए, जब कोयले की माइनिंग शुरू हुई तब विस्थापित हुए। तो एक ही व्यक्ति कई बार विस्थापित हुआ। इसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ कंपनसेशन था। देखिए, सिंगरौली के कंपनसेशन को लेकर के तो अभी तक विवाद है, लोगों को नौकरियां तक नहीं मिली। तमाम जगहों पे इस कंपनसेशन को लेकर के जहां जहां थर्मल पावर स्टेशंस बने, जहां जहां माइनिंग शुरू हुई। अच्छा है क्या कि इसका एक मानवीय पहलू भी है। अब जैसे कि जो सोनभद्र में जो डोलोमाइट माइनिंग होती है, पहले वहां पे लगभग डायरेक्ट फोर्सेस, बहुत शोषण के साथ, बहुत, आप चले जाओगे वहां पे आपको लगेगा कि आप दुनिया के किसी दूसरे, ब्राजील वगैरह में जिस तरह की माइनिंग होती है, आप लगेगा उससे बुरे हाल में हैं यहाँ के लोग। ब्राजील में बहुत शोषित माना जाता है वहां के माइनिंग लेबर्स को। यहाँ पर तो आप देखोगे कि बिहार, सबसे पहले बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आदिवासी, ग्रामीण, दलित, पिछड़े, वो आते हैं माइनिंग करने के लिए। मैं इशारे से, हाथ से बता दे रहा हूं, जो काम करती है महिलाएं, वहां उनको रेजा कहा जाता है। रेजा महिलाओं को रेजा का मतलब है कि ऐसे तो मतलब इसका ये है कि जो इनको रोज काम करते हो, रोज क्या नाम है, पैसा मिलता है, रेजा कहा जाता है। लेकिन गलत शब्दों में भी उसको इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लोग। रेजा का मतलब मान लिया जाता है कि जो किसी के लिए भी अवेलेबल हो, ठीक है। और जिसमें घर में रहते हैं उसको ढापी कहते हैं। आप यकीन मानिए कि उसमें सर नीचे करके ही, एकदम झुक करके ही प्रवेश किया जाए। उसमें खाली लेटने की व्यवस्था होती है,
ऐसे सैकड़ों आपको दिखाई देंगे उस इलाके में। मैं तस्वीरें आपको मैं दर्शकों को चाहूँगा कि वहाँ की तस्वीरें देखें। मेरे पास बड़ा उसका वो है, मैं आपको दूंगा। तो है क्या कि शोषण का बड़ा अंतहीन वो चलता है। तो 8-10 हजार लोग डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि पुरुषों को माना जाता है कि वो पत्थर तोड़ सकते हैं, महिलाएं सर पे उठाती हैं, तो इसलिए पुरुषों की तुलना में कम मिलते हैं। और लगभग 40-50 हजार लोग अतिरिक्त, चूंकि एक उद्योग लगता है तो उसके साथ साथ बाहर के कई तरह की चीजें शुरू होती है, खोमचे वाला, ठेले वाला। तो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होता था वहां पे। बीच बीच में इन्वायरमेंट, अच्छा ये तो अभी आपने देखा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और तमाम ग्रीन क्या नाम है उसका, ट्रिब्यूनल, इन लोगों ने थोड़ा सा अपना बढ़ाया, तो कुछ माइंस बंद भी हुई, कुछ क्रशर्स को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वो भी किया। लेकिन अभी बदस्तूर वो काम जारी है। सिंगरौली की तरफ दोबारा जाते हैं। वहां पे जो रानी थी, सिंगरौली रियासत थी, बड़ी समृद्ध रियासत। कहानियां जब सुनेंगी आप सिंगरौली की, विजयगढ़ की, जो कि चंद्रकांता में आता है, नौगढ़, सिंगरौली, विजयगढ़, नौगढ़, सरगुजा, कोरबा, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जो ये स्टेट्स थे, राजा आदिवासी राजा हुआ करते थे। तो वो खरवार राजा की एक खरवार आदिवासी जाति, तो रानी रूपमती का वो वहाँ रहती थी, सिंगरौली की महारानी थी। बताया जाता है कि जब वो हुआ, क्या नाम है, कि रिहंद डैम अस्तित्व में आया, तो रानी डैम के पानी छोड़े जाने के एक दिन पहले उसने महल को छोड़ दिया, और वो पूरा का पूरा महल जो है उस रात पानी में डूब गया रिहंद के। तो अब कभी कभी रिहंद डैम में पानी कम होता है तो वो महल की चोटी दिखाई देती है कि इसके अंदर एक महल है। तो उस रानी ने कीमत चुकाई, चूंकि उसको लगता था आज़ादी के बाद कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो रानी ने कहा कि ठीक है, आप पानी छोड़िए। महल डूब गया। रानी फिर कहाँ गई पता नहीं। महल डूब गया। महल डूब गया। रानी ने अपना महल त्याग दिया, और कुर्बान कर दिया। अभी भी जब पानी कम होता है, गर्मी में जब पानी सूखता है डैम का, तो उस महल की चोटियां दिखाई देती हैं। और मुझे याद है एक कहानी, बहुत उदास करने वाली कहानी है। एक खरवार हुआ करते थे वहां पे, बलराम खरवार, आदिवासी उनको बाबा कहते थे। उनकी उम्र करीब 90 साल की उम्र में मरे होंगे। तो आज से 10 साल पहले, करीब 12 साल पहले हमारी मुलाकात हुई उनसे। तो हमने पूछा, उस दिन को याद करिए जब डैम का पानी छोड़ा गया था, क्या हुआ था। तो बाबा ने मुझे बताया कि जिस दिन डैम का पानी छोड़ा गया, उस दिन उनकी माँ ने घर छोड़ने से पहले झाड़ू लगाया और घर में नमक छोड़ दिया। मैं ये कहानी फिर मैंने अपने एक रिपोर्ट में लिखी थी। उन्होंने मुझे बताया। हमने कहा कि ऐसा क्यों किया? कहा कि इसलिए किया कि घर को खाली छोड़ के नहीं जाते। अद्भुत कहानी थी वहाँ की। तो उसके बाद फिर पूरा जो ये दौर शुरू हुआ, उसमें सबसे अधिक तबाह आदिवासी सीमांत कृषक होते हैं, जिनकी छोटी छोटी जोत होती है। वो आदिवासी फसलें उगाते हैं। क्या कहा आपने? सीमांत कृषक होते हैं। सीमांत कृषक का मतलब जिसका जो 5 एकड़ से कम में खेती किसानी करता हो, तो उनकी जोत बहुत छोटी छोटी होती है। तो होता क्या है, जोत क्या होता है? जोत का मतलब कि जो खेती है, अच्छा, उनकी कम एरिया में खेती करते हैं। वो खाली उतना उगाते हैं जितने में घर परिवार खा सके। और अच्छा, वो परंपरागत फसलें उगाते हैं। वो मार्केट ओरिएंटेड खेती नहीं, वो सांवा उगाएंगे, कोदो उगाएंगे, महुआ उगाएंगे, ये उगाएंगे, आदि थोड़ा बहुत में धान उगा लेंगे, यही करेंगे। तो वो तबाह होने लगी। आदिवासी जो थे वो अपनी सीमांत खेती वैसे भी फायदे का नहीं रह गया, क्योंकि कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता सिंगरौली सोनभद्र के आदिवासियों को, जो आदिवासी फसलें हैं उस पे। तो उन्होंने क्या किया कि वो बेचारे माइनिंग लेबर होने लगे। एक दूसरी चीज ये हुई, बड़े
बहुत खौफनाक बात बताने जा रहे हैं आपको। आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वो। लखीमपुर खीरी में थोड़े बहुत आदिवासी हैं, लेकिन सोनभद्र एकमात्र आदिवासी जिला है। ऐसा कोई आदिवासी नहीं होगा जिसके खिलाफ फॉरेस्ट ने मुकदमा न किया। क्यों? क्योंकि जितने भी माइनिंग माफियाज हैं वो या तो आदिवासियों की जमीन पे कब्जा करके, अगर मान लीजिए किसी आदिवासी की जमीन अगर सेंड के एरिया में है तो उसके खेत पर चाहेंगे कि उसके खेत पे लीज करवा ले अफसरों से मिल करके, और लीज का क्या करें, लीज पे फिर माइनिंग शुरू करा दे। बदले में आदिवासी को क्या कहेंगे कि तुमको एक गाड़ी अगर बालू की माइनिंग होती है तो एक गाड़ी पे तुमको 100 रुपया दे देंगे। यानी जो मालिक है जमीन का उससे इजाजत नहीं ली, उसको बताया नहीं, बता भी दिया और तो बता दिया। अच्छा, अब जिसके कागज अपने नाम लीज पर करा लिए, कागज चूंकि लीज उसके नाम पे होगी, उसके नाम पे लीज करा ली। और ये जो नया मालिक होता है इसका मालिक बनने का आधार क्या होता है? कुछ नहीं, वो अपना मशीन लगाया है इसलिए मालिक है, और जिसकी लीज है उसको 100 रुपया एक गाड़ी का दे रहा है। अच्छा, और 100 रुपया एक गाड़ी का दे रहा है तो बेचारे को, उसको क्या, जब मालिक को कितना मिल रहा है पूछिए एक गाड़ी पे? बताइए। मालिक को मिल रहा है 40,000 50,000, और वो 100 रुपए दे रहा है, उसको 100 रुपया दे रहा है। वो मालिक तो दिन भर में अगर 10 गाड़ी का, 10 से तो ज्यादा ही होता, 50 गाड़ियां वो हो गई तो 50 गाड़ियां हो गई तो आप कल्पना करिए कि 40,000 45,000 रुपए के हिसाब से 50 गाड़ियों का कितना पैसा होगा और उसको कितना मिलेगा। इसमें कहीं कोई सरकारी रेट, बेसिक मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और ये यहाँ तक कि ये होता है कि बहुत अंदर गड़बड़ी है, घोटाला इतना बड़ा है। ये कर्नाटक का, आपको बताऊं, मैंने एक स्टोरी लिखी थी लोकमत के लिए कि कर्नाटक में जो हम लोग रेड्डी बंधुओं का कहते हैं कि इन्होंने माइनिंग में बड़ा घोटाला किया, जिसमें जो सुषमा स्वराज के दोस्त थे, उससे बड़ा घोटाला सोनभद्र सिंगरौली का है। किसका है? सोनभद्र सिंगरौली का जो माइनिंग घोटाला है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा, बहुत बड़े स्केल में। और उसके अपराधी, और गवर्नमेंट इतनी चालाक है कि महोबा में हुआ छोटा सा माइनिंग, उस पर सीबीआई इंक्वायरी लगा दी। लेकिन सोनभद्र में जिस तरह की माइनिंग हो रही है आज तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई उसमें। पुलिस, वहां पे कलेक्टर जो भेजे जाते हैं वो इसलिए भेजे जाते हैं कि वो सबसे अधिक कमाई करके वो ऊपर देंगे। जिस मिनिस्टर को प्रभार दिया जाता है उसको इसलिए दिया जाता है कि वो सबसे अधिक पैसे की कमाई कराएगा। सबका फायदा है इसमें, जो नेतागण है उनका फायदा है, जो अधिकारीगण है उनका फायदा है, जो माफिया है उसका फायदा है। सिर्फ इसमें हारता कौन है? जो मालिक है, असली मालिक है, असली मालिक जमीन का जो है वो हारता है। वो हारता है, प्रकृति हारती है, पर्यावरण हारता है। ओके, पर्यावरण इतना बुरा हारता है कि आप वहां पे टेम्परेचर, वहां पे हमेशा आप गौर करोगे दिखाई देगा साफ साफ कि अचानक गर्मी के दिनों में इस कदर ऊपर चला जाता है, चूंकि पेड़ लगातार कट रहे हैं, जंगल के जंगल तबाह हो रहे हैं। ये बात अनिल अग्रवाल, आपको पता हो कि सीएससी की जो चेयरमैन है सुनीता नारायणन, उनके हस्बैंड थे लेट अनिल अग्रवाल। ही इज ए वेरी वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट। तो उनकी किताब है हमारा पर्यावरण, तो वो सोनभद्र सिंगरौली का जिक्र करते हुए उसमें कहते हैं कि चूंकि उस इलाके का जो कोयला है, उन्होंने करीब 30 साल पहले ये बात कही थी कि हमारे पास देश में जो कोयले का भंडार है अधिकतम 100 साल के लिए है, बस 100 साल का भंडार। भाई कितना खोदोगे जमीन को? एक सबसे बड़ी माइनिंग के साथ समस्या क्या है जानती हैं? माइनिंग आपने कर डाली, अंतहीन एकदम पाताल तोड़, उसको कहते हैं पाताल तोड़ माइनिंग कर डाली, लेकिन उसको भरने के लिए, जबकि एक बात ये लॉ में है, बाकायदे ये माइनिंग लॉ में है कि उसको भरने के लिए भी आपको व्यवस्था, ये माइनिंग ऑनर की जिम्मेदारी है कि अगर उसने माइन खोदी है तो फिर माइन को भरेगा भी। फिर से वो किस चीज से भरेगा? जो भी रॉ मटेरियल्स निकलते हैं, कहीं से भी जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं उससे भरेगा। वो अरेंजमेंट करे कैसे भी करके भरने का। लेकिन ये तो बहुत इलॉजिकल लग रहा है। वो वहां पर कोयला है, मान लीजिए कोयले की माइनिंग हो रही, कोयला वहां से निकाल लिया गया, अब किस चीज से भरेंगे? मिट्टी से भरेंगे क्या? मिट्टी से भरे तो वो कहीं और फिर गड्ढे करेंगे जाके। पूरे इलाके के डेवलपमेंट
एक बात बताऊं आपको कि आपने सुना भी होगा, डीएमएफ के बारे में आपने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। हाँ, देश में जहां जहां माइनिंग होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ है कि उस जिले को विशेष फंड दिया जाता है जिसको हम कहते हैं डीएमएफ। और इस पर स्टडी ये थी सीएससी की अभी 2 साल पहले की, कि पूरे देश में जो डीएमएफ के फंड में जो राशि आती है, जो पैसा आता है, जो माइन डेवलपर्स जो ग्रामीण हैं, जो उनके घर हैं, उनकी शिक्षा है, उनका स्वास्थ्य है, उस पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तमाम सरकारें उसका इस्तेमाल दूसरे मदों में कर लेती हैं, वो उस एरिया में नहीं खर्च किया जाता जहां पर माइनिंग रूल्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इस गड़बड़ को चेक करे कि जहाँ के लिए दिया जा रहा है वहाँ नहीं खर्च किया जा रहा है? देखिए, एक बात बताऊं, सिर्फ एक बॉडी है, वो मीडिया की बॉडी थी, जो कभी कभी खबर मैंने खुद छत्तीसगढ़ में जो डीएमएफ के फंड में इरेगुलरिटीज हुई उसको लेकर के लंबी स्टोरीज की थी, बीजेपी के कार्यकाल में जो हुई थी, और सब सामने आया कि ये इस तरह से कोरबा से लेकर के पूरा बस्तर तक बहुत अच्छा। अब है क्या कि ये रेगुलरिटीज हो क्यों रही है? अब बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। बड़े प्लेयर्स का मतलब अडानी आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, सुनेंगे तो आप शायद आश्चर्य करें, कि मिस्टर अडानी जो हैं छत्तीसगढ़ में न केवल कोयले की माइनिंग करा रहे हैं, वो आयरन ओर की माइनिंग भी करा रहे हैं। अच्छा। आयरन ओर की। वो वहां पे बस्तर में एनएमडीसी के साथ अडानी का एग्रीमेंट हुआ। एक माइन थी, खैर कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उसका एमडीओ कैंसिल कराया। वो तो नागराज के पहाड़, नाम सुनिए, नागराज के पहाड़, वहां पे वो आयरन ओर की माइनिंग करने जा रहे थे। आदिवासियों ने विरोध शुरू कर दिया कि अरे आप हमारे पहाड़ों को नंगा करोगे। खैर कांग्रेस की सरकार बदली थी तो उसने उसको कैंसिल कराया। कांग्रेस शासित प्रदेशों ने भी अडानी की मदद से, जिसमें कि गुजरात शामिल है, राजस्थान शामिल है। आपको पता होगा कि गहलोत जी पे बहुत आरोप लगे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पर भी पहले के बहुत आरोप लगे कि आप अडानी को काम दे रहे हो, आप हसदेव के जंगल काट रहे हो। हसदेव के जंगल, आप कल्पना, नो गो जोन है, नो गो जोन है, नो गो जोन है, वहां कोई जा नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। वहां पर माइनिंग के अधिकार आपने दे दिए, कितने शर्म की बात है। आप सोचो कि मैं तो कई बार देखता हूं तो एकदम आश्चर्य में पड़ जाता हूं। छत्तीसगढ़ में जब आप निकलोगे, यूपी से होते हुए छत्तीसगढ़ 550-600 किलोमीटर का रास्ता है। दिन में निकलोगे तो सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा। रात को आप उधर से गुजरोगे, दोनों तरफ कोयले खदानों से निकलती आग दिखाई देती है। आग दिखाई देती है, आग दिखाई देती है। गर्मी के दिनों लगता है कि वहां लाइट जल रही है, वहां माइनिंग हो रही है। खूब बड़ी बड़ी खदानें, अद्भुत दृश्य। माने आपको समझ में आ जाएगा कि जंगल के साथ, जंगल के भीतर क्या खिलवाड़ चल रहा है। 2027 तक एग्रीमेंट था। परसा कोल ब्लॉक है वहां पे छत्तीसगढ़ में अडानी का, उसने कोयला पहले ही खत्म कर दिया। कैसे पहले खत्म हो गया? माइनिंग की लीज आपकी 27 तक थी, तो पता लगा कि इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि उसने अपने भी पावर प्लांट्स में उस कोयले का इस्तेमाल कर लिया। और उसके बाद फिर क्या किया ये लोग? दरअसल वही कह रहा हूं ना कि ये माइनिंग की आड़ में जो कुछ होता है, बहुत बड़ा खेल होता है। फिर क्या किया? 27 तक एग्रीमेंट था छत्तीसगढ़ के लिए, कोयला खत्म किया वहां का, फिर कहा कि हम दूसरे ब्लॉक हमको दिलवा दीजिए और समय से पहले। अब है क्या कि राजस्थान को बिजली चाहिए, राजस्थान के पावर प्लांट्स के पास कोयला नहीं, अडानी ने हाथ खड़े कर दिए। अब राजस्थान की मजबूरी, और अपनी ही सरकार पे दबाव डालने लगा छत्तीसगढ़ के, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे,
कि आप प्लीज माइनिंग की इजाजत दे दीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ लाइट नहीं रहेगी, बिजली, हमको चुनाव में जाना। गहलोत, भूपेश बघेल नहीं माने। गहलोत ने सोनिया गांधी से शिकायत कर दी कि देखिए हम तो चुनाव हार जाएंगे, लाइटें नहीं है, पावर प्लांट्स बंद हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं माइनिंग की इजाजत नहीं देंगे। दरअसल सरकार फंसा देती है। तो है क्या कि अब बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं और ये बड़े प्लेयर्स बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। आवेश, मैं आपको रोक रही हूँ ये जानने के लिए कि आम जनता को शहरों में, गाँव में, सब जगह बिजली चाहिए। बिजली नहीं होती है तो हम तब भी आलोचना करते हैं कि बिजली आज तक नहीं पहुंची, बताइए। तो बिजली पहुंचानी है। अब बिजली अगर कोयले से बन रही है और कोयला खदान से आ रहा है, और उसमें फिर चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे खदान का काम कोई तो करेगा, माफिया नहीं करेगा, कोई कॉरपोरेशन करेगा, कोई तो करेगा। अब यही अगर विकास है तो इसका विरोध क्यों करेंगे आप? देखिए, एक चीज बताऊं, विरोध करने की जरूरत है। हम बहुत स्पष्ट, कितना विकास चाहिए, किस लेवल तक विकास चाहिए, इसका एक लेवल निर्धारित होना चाहिए। आप, अभी मैं देख रहा था, मैं कल आया हूँ हरियाणा से दिल्ली, रास्ते में मैं एक होटल में गया, उसके टॉयलेट में एसी लगा हुआ था। मैं दंग रह गया कि उसने टॉयलेट में भी एसी कैसे लगा के रखा है। आप बेतहाशा इस देश में बिजली का दुरुपयोग शुरू हुआ है। सबको सस्ती बिजली भी चाहिए, लेकिन उसकी कीमत कौन चुका रहा है, आप ये अंदाजा लगाओ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे ना सरकार दोषी इतनी लग रही है, ना कॉरपोरेशंस, अडानी का कॉरपोरेशन भी मुझे दोषी नहीं लग रहा, वो माफिया भी दोषी नहीं लग रहा है। मुझे तो अब यहाँ पर ये लग रहा है कि भाई सबको कुछ कुछ उससे फायदा हो। जो लोग काम कर रहे हैं, हाँ, ग्रामीण लोग हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो उनके जो श्रम के जो वो मापदंड तय होने चाहिए, उनको उतना मिलना चाहिए, चाहे वो रेजा हो, चाहे वो पुरुष हो, जो भी हो। और ये भी हो सकता है कि उन इलाकों को, उन ग्रामीणों को उन गांवों से निकाल करके बेहतर जगह पे, जहां डस्ट ना हो, जहां उनके लंग्स में डस्ट ना जा रही, जहां उनके पानी में डस्ट, विषैली डस्ट ना जा रही हो, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। तो ये हल तो फिर ये है, ये हल तो नहीं है कि आप माइनिंग बंद कर दें और कहें कि दिल्ली वाले तो रहेंगे एसी में, लेकिन राजस्थान वाले नहीं रहेंगे। एक टाइम पीरियड निर्धारित होता है कि किस इलाके में कितने सालों तक आप माइनिंग कर सकते हो, फिर वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह आगे बढ़ना होता है। लेकिन एक इलाके में आप आजादी के बाद से लेकर अब तक माइनिंग लगातार करा रहे हो। ओके, आप समझ रही हैं बात की नहीं? अब आप रूल्स रेगुलेशंस तो एकदम भूल जाए। माइनिंग सेक्टर एकमात्र ऐसा है देश का जिसमें कोई नियम कानून नहीं है, बस फॉरेस्ट के हाथ से निकल जाए। अच्छा, वो फॉरेस्ट के हाथ से एनओसी मिल जाए, उसके बाद आप जो मन सो कर डालो। फॉरेस्ट क्या होता है? ये फॉरेस्ट शब्द का क्या मतलब? क्यों बता रहा हूँ आपको कि कोई भी माइनिंग लीज करने से पहले, जी लीज होती है, उस पर काम शुरू करने से पहले वो भले वो कोयले की माइनिंग हो, चाहे सैंड माइनिंग हो, या फिर स्टोन की माइनिंग हो, फॉरेस्ट की एनओसी बहुत जरूरी होती है। आप कह रहे हैं फॉरेस्ट विभाग है कोई? हाँ, जो जंगल विभाग, वन विभाग। अच्छा, तो उसकी एनओसी लेना बहुत जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, तो वहाँ पे एक कागज होता है, उसको बिना ट्रांजिट के, बिना फॉरेस्ट के कागज के कोई भी माइनिंग प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं भेजा जा सकता। वो दिखाना जरूरी होता है। फिर गवर्नमेंट के राजस्व के लिए गवर्नमेंट कितना उस पर वो लेती है, उसके लिए एक रूल है MM11, तो वो कागज भी होना बहुत ज़रूरी होता है, MM11। अच्छा, MM11 की भी बड़ी बड़ी कहानी है। ये परमिट है, ठीक है? आप यकीन करिए, माने सुनेंगे आश्चर्य करेंगे, कागज का एक सामान्य सा टुकड़ा होता है जिस पर मुहर लगी होती है गवर्नमेंट की। एक टुकड़े की कीमत, मतलब 100 पन्ने का जो परमिट होता है, वो 45-55 हज़ार रुपये का मिलता है। वो उसी को मिलता है जिसके नाम से लीज है। लेकिन वो पन्ना, 4500 रुपये वाला पन्ना जो है, सॉरी, एक पन्ने की कीमत 450 रुपये पड़ी, वो 15-15 हज़ार, 20-20, 25-25 हज़ार का एक पन्ना बिकता है। अब जिसके पास इलीगल माइनिंग है उसके पास तो अपना MM11 है नहीं, वो दूसरे माइन वाले से वो ले करके
अपना जो इलीगल प्रोडक्ट है मार्केट में वो कर देता है। ये बताइए, जो माइनिंग करते हैं लोग, माइनर्स जो हैं, वो लोग, और जो फिर वहाँ से वो सारा सामान उठाते हैं जो निकलता है, उसको उठाते हैं और उसको किसी फैक्ट्री में या प्रोसेसिंग यूनिट में या कहीं भेजते हैं, लेकर के जाते हैं, ये कितना ऑटोमेटेड है या इसमें सिर्फ इंसान अपने हाथों से काम कर रहा है? अब दो चीजें जोड़ूंगा इसमें। अभी तक जो माइनिंग है, कोल माइनिंग, वो बहुत हद तक ऑटोमेटिक हो गई है, मतलब उसमें मशीनीकृत हो गई है। बड़े बड़े डंपर लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं जो पूरा वो करती हैं। लेकिन जो स्टोन की माइनिंग है, बड़े पैमाने पूरे देश में स्टोन की माइनिंग, बच्चों का बहुत इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज ये है कि चूंकि ब्लास्टिंग करते हैं ये, और मैंने तो देखा है, आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, मैं सच बता रहा हूं। खुली तरफ, खुले बाजार में वहां पे जेलेटिन, अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है, विस्फोटक, पूरा जिलेटिन रॉड, बम खुले में झोपड़ी में रखा होता है। हम हाथ से जाते, जो सोनभद्र मिर्जापुर की माइनिंग है, अब तो थोड़ा नक्सलवाद धीमे पड़ा। इसलिए बात कोई सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं, सर्टिफाइड है कि बड़े पैमाने पर माओवादियों को जो विस्फोटक जाते थे वो यहाँ से ही सेल किए जाते थे, वहीं पर ओपन जाकर इजली लेकर के वो जाकर कहीं पुल उड़ा दे, कहीं पर बस उड़ा दे, ये होता था। ये कई लोग गिरफ्तार भी हुए। तो ये बहुत बार मेरे जहन में ये सवाल आता था कि ये इतने प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर जो शहरीकरण से दूर हैं, जिनके विदेशों में कोई रिश्ते नहीं हैं, ये कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है इनके पास विस्फोटक आता कहाँ से है? तो ये यहीं से आ रहा है। हाँ, बहुत इजली। देखिए होता क्या है कि जो लाइसेंस होता है मैगजीन का, हाँ, वो तो मुश्किल से मिलता है, लेकिन एक दो लोगों को मिलता है। लेकिन जो मैगजीन से लीज होल्डर के पास, और लीज होल्डर से जहां पे ब्लास्टिंग करानी है वहां जो माल जाता है, उसमें खाली लेबर्स हैं बेचारे। मैगजीन क्या होता है? मैगजीन जहां पे विस्फोटक रखे जाते हैं, उसको मैगजीन कहते हैं। मैगजीन कहते हैं। ओके। तो जैसे एक मैगजीन है, उससे आसपास के एरिया के कई माइंस में जाएगा। वो कोल खदानों में बड़े मैगजीन अपने रखे, क्योंकि कोयले का ज़्यादातर माइनिंग जो है वो उसके लीज होल्डर्स तो भले गवर्नमेंट हो, लेकिन ऑपरेशन जो होता है वो दे देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। जैसे अडानी को दिया हुआ है, तो अडानी ऑपरेटर है राजस्थान गवर्नमेंट का। ये होता है। इसका लोगों पर क्या असर पड़ता है? छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, परिवार रहते हैं, उसका क्या असर पड़ता है माइनिंग का? एक हमारी स्टडी थी जो बहुत इंटरनेशनली, वो स्टोरी बहुत जारी चर्चा में रही। अब जैसे सोनभद्र है, बिहार का एक जिला है जगदीशपुर, ब्लॉक है जगदीशपुर, भागलपुर के आगे। वहां पर भी फ्लोरोसिस के बहुत रोगी है, फ्लोरोसिस के ऐसे ऐसे गांव है, पूरा का पूरा गांव विकलांग है। पूरा गांव विकलांग? पूरा का पूरा गांव, मतलब टांगे क्षतिग्रस्त हो चुकी है। टांगे क्षतिग्रस्त, हाथ टेढ़े, सब कुछ। उस गांव में कोई शादी नहीं करता। ऐसे ऐसे गांव है सोनभद्र के। तो गांव वाले वो गांव ही छोड़ दें फिर? नहीं, दरअसल वहां पर इसकी गवर्नमेंट को करना ये चाहिए था कि वहां पर वाटर, जो इतना ओवर माइनिंग की वजह से कहा जाता है कि इसलिए वाटर पोल्यूटेड हो गया नीचे का। तो जो पानी ड्रिंकिंग वाटर है उसमें फ्लोराइड बहुत अधिक आने लगा। वहां पर सोन के पानी में मरकरी इतनी ज्यादा है, नाइट्रेट इतना ज्यादा है, कैल्शियम इतना ज्यादा है कि आप घबरा जाओगे। मछलियां खत्म होने लगी नदी की पूरी वहां पे। तो हुआ क्या कि वहां के लोगों में स्थायी विकलांगता नजर आने लगी। आप भले छत्तीसगढ़ में चले जाओ, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर पे सिलिकोसिस इसीलिए इतना ज्यादा है क्योंकि सिलिका के खदानों में लोग काम करते हैं। यहाँ पे आप सोनभद्र में जाकर देखो, फ्लोरोसिस की वजह से लोगों का, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हाल खराब है लोगों का।
सांस के इतने रोगी हैं कि पूछिए मत। महिलाओं को इतनी तरह की समस्या। कितनी बड़ी आबादी है जो ये प्रभावित है, कुछ है जी अंदाजा? जी, एक बात बताऊं, ये तो हम एक जगह की बात कर रहे हैं। एक हम दर्शकों को भी जरूर बता दें कि हम लोग एक सैंपल आपके सामने रखे हैं, लेकिन देश में माइनिंग से प्रभावित होने वालों की संख्या, जो माइनिंग से प्रभावित हो रहे हैं, करोड़ों में, करोड़ों में। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आम जनजीवन है, जो जिंदगी है, उसमें बीमारियां फैल रही हैं, खूब और खूब। उसमें ट्यूबरक्लोसिस, और मुझे पता है उसमें कैंसर भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा ना? है। आर्सेनिकोसिस हो रहा है, फ्लोरोसिस हो रहा है। आर्सेनिक का पोल्यूशन इतना खतरनाक होता है, और वो हो रहा है लोगों को, ये सच्चाई हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, चौतरफा है। स्टोन से उसकी डस्ट निकली, बिजली घर है, कोयले की उड़न राख निकली, समझ रही है, नदी पोल्यूटेड है। तो दरअसल तो चौतरफा गांव वाले वहां क्या कर रहे हैं? तो खेती भी नहीं कर पाते होंगे, उनका बिल्कुल नहीं पानी कर पाते। खराब, मैंने आपको उनकी मिट्टी खराब, उनका पानी खराब। तो ये सब जब इतना कुछ प्रदूषित हो गया, तो वो किस आधार पे वहां रह रहे हैं? क्योंकि बहरहाल आर्थिक आधार होता है हर चीज का, जीवन का तो होता ही है। लेकिन अब ये सच्चाई है कि जीवन का आधार आर्थिक होता है, लेकिन वही कह रहे हैं, आप ठीक कह रही हैं। तो रोजी रोटी के लिए कुछ भी करना मंजूर है। वहां क्या रोजी रोटी है? माइनिंग, माइनिंग रोजी रोटी है, या फिर पावर ओ, प्लांट के वो है। यानी कि वहां से निकले तो क्या करें, और एक बार में मर जाएं तो तिल तिल करके तिल मरते तिल हैं। करके यही होता है। ऑप्शन लेस। ऑप्शन लेस। आपको वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दिखाई देगी। एक बार अगर जाकर देखेंगे उस अंधेरे कुएं को, वो जो पूरा वो है, तो मन एक बार घबराएगा, ये भगवान कहाँ चले, ये मन में आता है। मुझे बताइए, वहां पर जब चुनाव से ठीक पहले लोग जाते हैं, नेता जाते हैं बात करने कि हमें वोट दीजिएगा, तो वो वादे क्या करते हैं, और जो जनता है उसके मुतालबे क्या हैं, जनता मांगती क्या है उनसे, और वो वादे क्या करते हैं? एक बात बताएं, जनता ने मांगना छोड़ दिया है। जनता ये जानती है कि 5 साल का त्योहार है, 5 साल बाद फिर आएगा। वो अपने वो सब कुछ हो। देखिए, दरअसल एक बड़ी चीज होती है, जहां माइनिंग शुरू होती है वहां पर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी पार्टी के लिए। क्योंकि वहां पे लोग जानते हैं कि अगर पॉलिटिकली यहाँ के लोग अगर अवेयर हो गए, तब तो ये इलीगल माइनिंग का धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन होने नहीं हाँ, अगर गाड़ियों के रास्ते रोक दिए, क्रशर्स को रोक दिया, हाँ, हाँ। तो जाहिर है फिर नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। और जो लोगों की संख्या का जो पावर है, उससे वो जनसंख्या भी अनभिज्ञ है। वो नहीं जानती कि उसके पास जो अकेला पावर है वो संख्या बल है। सही है, सही है, बिल्कुल। और उसको नहीं पता। आप यही कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। ये इस छोटी सी जागरूकता के कारण वहां पर जो सरकार है, जो माफिया है, जो कॉरपोरेट है, वो सब कुछ कर रहा है। सब कुछ कर रहा है, लगातार कर रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। आपको पता है, हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं कि ये जो यूरोप बना है, ये हमारे ही जैसों देशों से सारा माल, कच्चा माल ले करके, मिनरल्स ले करके बना है पूरा। जब आप ख़ासकर यूके वगैरह जाइए, तो वहाँ की जो पटरियाँ हैं, रेलवे का जो नेटवर्क है, जो बाकी जो इमारतें हैं, उन सब में हमें पता है कि हमारे देश के की खनिज लगे हुए हैं। हमारे देश के मजदूरों की बू आती है, पसीने की बू आती है वहाँ से, है ना, कि वहाँ पर इन लोगों ने माइनिंग करके वहाँ पर दिया है। और यही हमारे देश के विकास के लिए भी वो हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो आज़ादी जब मिलने के बाद का मतलब क्या है सोनभद्र जैसे इलाके के लिए, सिंगरौली जैसे इलाके के लिए, या और देश भर में जो इलाके हैं? तो ये बड़ा अजीब सवाल है, क्योंकि हम भाग रहे हैं विकास के पीछे। ये डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योटो बनाना है तो बीजिंग जैसा बनाना है, तो पता नहीं शंघाई बनाना है, क्या क्या तो बनाना है। और अगर ये बनना है हमें, तो हमें माइनिंग को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या करेंगे? बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको। मजेदार क्या है, दुखद है। सोनभद्र के आदिवासी जो हैं, कई तरह की जनजातियां हैं। आजादी का 75 साल बीत गया, 75 साल बीता है ना। कई जनजातियां ऐसी हैं जिनको जनजाति का अधिकार नहीं मिला, जिनको न तो जनजातियों का आरक्षण मिलता है, न तो वो चुनाव में लड़ सकते हैं, न तो उनकी कोई पहचान है। क्यों ऐसा हुआ?
बड़े अजीब सी बात बता रहा हूँ, जब नोटिफिकेशन हुआ आज़ादी के बाद जातियों का, तो दरअसल मान लीजिए कि कोई वहाँ पे खरवार है, कोई खरेवार है, तो खरवार को दिया, खरेवार को नहीं दिया। ओहो, तो तमाम अभी तक तो आरक्षण होता तो फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता? नहीं, फर्क ये पड़ता कि भाई कम से कम आप अपने आपके प्रतिनिधि चुनाव लड़ते वहां पे। अब आप सोचिए कि जहां पे आदिवासियों की बहुलता है किसी कंस्टिट्यूएंसी में, ठीक है, आदिवासी बहुसंख्यक है, लेकिन आदिवासी चुनाव नहीं लड़ सकता, वहां से पंडित जी खड़े हो जा रहे हैं। तो वो आदिवासी जो माइनिंग लेबर भी है, उसके हक की आवाज कौन उठाएगा? माइनिंग तो पंडित जी को चलानी है। आप किस टाइप के तिवारी हैं? आवेश तिवारी नाम है आपका, और आप रिजर्वेशन के नेट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जो पंडित जी खड़े हो रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सच्चाई यही है इस बात को, चूंकि हमने देखा है वो दर्द। मगर आपके में किसी भी व्यक्ति में थोड़ी सी भी मनुष्यता है तो वो सोनभद्र के आदिवासियों की कहानी पढ़ करके, कहानी आप इंटरनेट पे आप सोनभद्र खनन और आदिवासी देख लीजिए, सर्च करके आपको समझ में आ जाएगी उनकी सारी कथाएं। माने ऐसा कोई साल नहीं बीतता कि 20-25 मजदूर वहां पे खाली अचानक हुए विस्फोट से मर न जाए। पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में मशीनों का, आपने पूछा था एक सवाल कि मशीनों का इस्तेमाल जो है वो हाथ से बारूद भरते हैं, आज तक हाथ से मशीन से होल करते हैं, ड्रिल करते हैं पत्थरों में, हाथ से डालते हैं पूरा, उसमें ठूस ठूस करके बंद करते हैं। उसके बाद 2 बजे के, और कभी कभी तो नहीं बचता, मजदूरों से कहा जाता है आप लोग खाना खाने जाओ। जब जाते हैं वो लोग खाना खाने थोड़ी दूर ढपाई में, ढपाई कहते हैं उसको, ढपाई कितना, आप सोचिए शिवाजी, कितना संवेदनहीन शब्द है, संवेदनाओं से परे। ढपाई मतलब होता है कि जिससे केवल ढक सके खुद को, ढांपने के लिए, उसमें रहते हैं। ओके, जस्ट अ शेड। जस्ट शेड भी कहा, शेड भी मत कहिए। दर्शकों से कहूंगी कि वो एक बार गूगल सर्च करें, और मैं भी करूंगी कि ढपाई क्या होती है। ढपाई, मैं आपको तस्वीरें भेजता हूँ ढपाई की। ढपाई की तस्वीरें आप दिखाइए दर्शकों को, और आप कल्पना करिए कि कैसे इसमें रहते होंगे लोग। तो रहते हैं, और तो उसमें मशीनों का इस्तेमाल जो है ना, कुछ नहीं, ट्रैक्टरों का इस्तेमाल होता है बड़े बड़े बोल्डर्स को क्रशर्स तक ले जाने के लिए, लॉरीज का। महिलाएं जो है वो उठा करके ट्रैक्टर्स पे डालती हैं। महिलाओं का बड़ा रोल है इसमें, खाली महिलाएं बेचारी डालती है। पुरुष जो है वो बड़े पत्थरों को उठा के छोटा छोटा करता है अपने हथौड़े के प्रहार से। ब्लास्टिंग से पूरा का पूरा जो मटेरियल होता है वो निकलता है। ये है। मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल अछूता सब्जेक्ट है। हाँ। हम शहर वालों को नहीं पता, पॉडकास्ट का जो व्यूअर है उसको भी नहीं पता अक्सर कि माइनिंग के नुकसान क्या हैं और माइनिंग के सारे डायनामिक्स क्या हैं, सोशो डायनामिक्स, पोल्यूशन से रिलेटेड डायनामिक्स, कल्चरल डायनामिक्स। क्योंकि कल्चर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है जहाँ माइनिंग होती है, ये हम समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ एडहॉक पे होती है। कब कौन सा इलाका और समेट लिया जाएगा, कोई मंदिर है कहीं पर कोई और कल्चरल कोई वो है, चिन्ह है जो वहाँ बरसों से है, वो कब उसके चला जाएगा। आपने बताया रानी का महल डूब गया और उसने खुशी खुशी दे दिया कि इस देश का विकास होगा, हमारा महल डूबे तो डूब जाए। अरे एक चीज इसमें, और ये जनजाति रानी थी, ट्राइबल रानी थी। इसमें एक चीज स्टोरी जोड़ना भूल गया, याद आ गया तो बता दूं कि सोनभद्र में लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंड, कोल, ये माइनिंग होती है। साथ में वहाँ पे अब गोल्ड माइनिंग के लिए भी बाकायदे सर्वे चल रहे हैं। सिगरौली के पास एक जगह है, उसका नाम ही है मिर्चा धुरी। तो वहाँ पे लगातार कैंपिंग करके यूरेनियम के लिए, गोल्ड के लिए लगातार रिसर्च चल रही है। थोड़ा सा वहाँ सुना है गोल्ड मिल भी गया है। गोल्ड मिल भी गया है, आप सही कह रही हैं। तो लेकिन आप ये सोचिए, जिसने भी उस जगह का नाम सोनभद्र रखा था उसको पता था यहाँ सोना है। सोना है। हमारी ये परंपरागत जो विजडम है, जो जानकारी है, जो समझ है चीज़ों की, मैं सोचती हूँ, मैं उसी नज़र से उसको देख रही थी जब वहाँ पर सोना मिला। अब आपको बताऊं कि एक्चुअल में सोनभद्र नाम की कोई जगह नहीं है।
कोई जगह नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है। हाँ। चूंकि सोन नदी बहती है तो सोनभद्र नाम रख दिया, और वो अच्छा। हाँ, वहां पे कोई सोनभद्र नाम की जगह नहीं है, ओके। कोई भी जगह नहीं है, सोन नदी की वजह तो से। अब ये बताएं, इसका कोई पॉलिटिकल हल है? देखिए, माइनिंग जो होती है ना, माइनिंग के बड़ी सीधी सी बात है कि ऐसी माइनिंग जो जनहित को ध्यान में रख, ऐसा माइनिंग को हिंदी में कहते हैं, शब्द होता है खनन। खनन। खनन जो है, अगर विकास के खनन, देखिए कोई बुरी बात नहीं है, माइनिंग जब जमीन ने दिया है हम अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति को बदले में क्या दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्लेनिश भी करें हम। बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए बाकायदे नियम कानून बने हुए हैं, बड़े स्पष्ट नियम बने हैं। आप जैसे जो जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने माइनिंग पर बहुत काम किया है, उनका ये मानना है कि एक तो ये कि जो कानून बनाए गए उनका पालन हो, और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि मुनाफा कम हो जाएगा। बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो किकबैक्स मिलते हैं पॉलिटिकल क्लास को या अधिकारियों को, वो नहीं मिलेंगे, इसलिए नियमों का पालन नहीं होता है। बिल्कुल सही है, यही है ना? बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के ये मामला अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का, ऑडिटिंग अच्छी करने का है, और ये मतलब साक्षात जाकर के अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का है, क्योंकि वो ऐसी चीज है, वो खुली आंखों से दिख रही है कि आपने कितना कर दिया। बड़ी सीधी सी बात है कि इसमें एक बड़ी भूमिका मीडिया की हो सकती थी, है? लेकिन हुआ क्या कि जो मीडिया है खास तौर से ऐसे मुद्दों को लेकर के, माइनिंग को लेकर के, जो माहौल है वो, जब करप्शन सामने आता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर दे या कोई एक्टिविस्ट कर दे तब तो सुनाई देता है, लेकिन जो उसका हाल मनुष्यों पे पड़ रहा है, इंसानों पे पड़ रहा है, उसकी चर्चा वो कभी नहीं करता। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हत्या हो गई है माइनिंग की रिपोर्टिंग कर, उसमें सैंड माफिया भी के शिकार भी हैं, और उसमें हर तरह के माफिया के शिकार हैं। तो ये कौन से पत्रकार हैं? ये मतलब लोन वॉरियर्स हैं क्या, जिन्होंने सोचा चलो हम करेंगे? मैं नाम लेके कह रहा हूँ, एक मिनिस्टर भी संभवतः भारतीय जनता पार्टी में है, बाबू सिंह कुशवाहा, पहले मिनिस्टर ऑफ माइंस हुआ करते थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जब बीएसपी की सरकार थी। मुझे याद है कि एक बार इनके माइनिंग ऑफिसर ने, मैं उनसे मिलने गया तो उसने मुझसे कहा कि बहुत नाम लेके बाकायदे कहा कि आवेश जी, आपको पता है ना कि आपकी माँ कहाँ पढ़ाती है, आपके घर के लोग कहाँ कहाँ हैं, ये सारी बातें हम लोगों को पता है। तो फिर मैंने क्या कहा, वो तो बात की बात है, लेकिन हाल ये था। लेकिन हाँ, उस वक्त साहस हुआ करता था। मैंने देखा है कि मेरा एडिटर फ्रंट पेज पे टॉप स्टोरी लगाता था कि विकास के नाम पे वसूली करते हैं खनन मंत्री। ऐसी खबरें लगा करती थी बाकायदे, मिनिस्टर के फोटो के साथ फ्रंट पेज पे लीड स्टोरी ये लगा करती थी। आज की किसी की हिम्मत नहीं है कि छाप दे, कोई नहीं कर सकता। कुल मिला के जो मेन स्ट्रीम लाइफ है भारत की, और ख़ासकर जो मेट्रोज़ हैं जहाँ पर मीडिया लोकेटेड है या डेंस है, वहाँ के सरोकारों से बहुत दूर परे की बात है माइनिंग के दुख। आप शिवा जी बात भी कर रही हैं। आप सोचिए, मैं तो बड़ा कहता भी हूँ कई बार से कि हाशिए का जो समाज है, भले वो माइनिंग लेबर हो, चाहे वो किसी भी जगह पे काम करने वाले प्रवासी मजदूर हो, दिल्ली के मजदूर हो, अब हाशिए के समाज की खबरें तो गायब है मीडिया से। कौन चर्चा करता है उनकी? किसी को क्या फर्क पड़ता है कि किसी माइनिंग लेबर, मुझे याद है, आप यकीन नहीं मानिए, निर्भया के रेप केस के तत्काल बाद 2 लड़कियों के साथ जो माइनिंग लेबर्स थी उनके साथ रेप हुआ, और मेरी एक पत्रकार साथी से उस वक्त न्यूज़ J7 था, जो बाद में IBN 7 बन गया। बहुत खुल के बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि मैं चूंकि इस वक्त उजागरण अखबार का चैनल था जो कि बाद में IBN 7 हुआ, तो मैंने अपने पत्रकार साथी को, जो मेरे सीनियर थे, मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसने जो जवाब दिया मुझे ये बता रहा, मैंने कहा कि यार ये 2 माइनिंग लेबर्स के साथ ऐसी घटना घट गई, कह रहे रहने दीजिए, लो प्रोफाइल केस। हाँ, JNU गेट के बाहर होता तो उस पर बात होती, JNU गेट के बाहर होता, दिल्ली में बड़े शहरों पे बात होता।
अब 2 रेजाओं के साथ ऐसा हो गया तो कहाँ की खबर है? नहीं खबर है, कोई खबर नहीं है। तो दरअसल हम चर्चा नहीं करना चाहते अभी। आपको क्या लगता है कि पॉडकास्ट को सुनने के बाद कितने लोग देश में माइनिंग की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, माइनिंग का क्या असर है उसके बारे में जानेंगे, डीएमएफ फंड के बारे में, जैसी ऐसी की रिपोर्ट्स जो हैं माइनिंग को लेकर के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, उनको आप पढ़ ले तो आपको समझ में आएगा कि स्थिति कितनी भयावह है। यह देश हिंदुस्तान कितनी कीमत चुका रहा है माइनिंग की। क्या कीमत चुका रहा है, क्या नहीं चुका रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुका रहा है, आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा पड़ रहा है हमारे उस पे। आप एक बात बताएं, क्या यह जरूरी है कि देश में जो बिजली का उत्पादन होता है वो थर्मल पावर से ही हो, कोयले से ही हो? आप बात तो बड़ी बड़ी करते हो कि हम एटॉमिक एनर्जी शुरू करेंगे, क्यों नहीं शुरू करते हो भाई? हाँ, अगर आप हाइड्रो पावर में पोल्यूशन नहीं होता, हाइड्रो पावर में आपको बताओ तो क्यों नहीं हाइड्रो पावर को बढ़ाने की कोशिश की जाती है? यहाँ चलो भाई हम हाइड्रो पावर ज्यादा जनरेट करेंगे, क्यों नहीं होती आप बताइए। उसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि कोई इनके, देखिए टेक्निकली भी ये ज्यादा जोखिम लेने को तैयार नहीं है। ये इस बात के लिए तैयार नहीं है कि रिसर्च पे आप इस बताइए, पिछले 10 सालों में इस देश में एटॉमिक एनर्जी प्लांट क्या कोई लगा? कोई लगा? हाँ, सिविलियन यूज के लिए जो एटॉमिक पावर का इस्तेमाल का एक बड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। हमें नहीं, उसका स्टेटस हमें अगर आज कह दीजिए परमाणु बम बनाने को तो तुरंत बना देंगे, लेकिन बिजली चाहिए, परमाणु ऊर्जा नहीं है। जब जापान वगैरह में एक बहुत अच्छी चीज है, देखिए उसलिए वहां पर पोल्यूशन कम है, वहां माइनिंग का असर कम है, वहां पर बड़े पावर प्लांट नहीं बनाए जाते कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन बनाया जाएगा। जैसा कि बजट में हमारी सरकार ने घोषणा किया कि बिहार में हम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। एशिया का सबसे पहला सबसे बड़ा पावर कॉम्प्लेक्स रिहंद ओबरा सुपर थर्मल पावर कॉम्प्लेक्स सोनभद्र में था, एशिया का सबसे बड़ा। जापान क्या करता है, बड़े प्लांट नहीं लगाता, एक शहर के लिए एक छोटा सा बिजली घर, दूसरे शहर के लिए एक छोटा सा बिजली घर शहर के किसी कोने में। ये कॉन्सेप्ट ठीक है। आप बड़े बड़े पावर प्लांट्स एक ही जगह पे लगा करके एकदम हाल ये कर दिए हो कि पूछो मत। चारों तरफ रिहंद को घेर करके मुंह फाड़ के बिजली घर खड़े हैं, मुंह फाड़ के कोयला खदाने खड़े हैं, मुंह फाड़ के डोलोमाइट के माइंस खड़े हैं। पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ स्टेट, जो छत्तीसगढ़ का क्रीम था, जो देश के हरित जो कहा जाता है हरे भरे इलाके का जो लंग्स थे, वो हमारे लंग्स थे, वो तबाह कर रहे हो अडानी को दे करके। तुम क्यों दे रहे हो भैया? अडानी कोयला क्या कर रहा है? अडानी अपना कोयला विदेश भेज रहा है, फिर वहां से आता है, वो तो कुछ भी उसको दे दो खा जाएगा। छत्तीसगढ़ के जंगलों के बारे में, जो वहाँ की हरियाली है, जो वहाँ का पूरा वो है कल्चर है, बोटानिकल कल्चर है, उसके बारे में हमने इतना पढ़ा है और खूबसूरती के बारे में पता है। लेकिन अब जो माइनिंग की तस्वीरें जो आती हैं, हसदेव के जंगलों की जो उजड़ते हुए तस्वीरें आ रही हैं, आरा के जंगलों की आ रही हैं, तो बहुत दुख होता है। लेकिन ये बात तय है कि शहरी मध्यम वर्ग को प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है कि ये प्रॉब्लम है क्या। हम लोग बहुत उपभोग करने लगे हैं, हम लोग ओवर जो है कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब तो मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि लोग एक मिनट अगर 2 मिनट एसी ना रहे तो फिर रह ही नहीं पाते लोग। बड़े ये तो अजीब सा है, क्योंकि बंद स्ट्रक्चर्स में रहने लगे हैं जहाँ से हवा नहीं आती कहीं। तो अगर वो सोर्स नहीं है तो फिर सब कुछ खत्म है। जी बिल्कुल बिल्कुल यही है। और उसके अलावा भी अगर माइनिंग को आप एनर्जी के सवाल से जोड़ते हैं, और एनर्जी किस लिए चाहिए? आपके कारखानों को चलने के लिए चाहिए, आपके प्रोडक्शन को चाहिए। और प्रोडक्शन क्या हो रहा है? प्रोडक्शन उन चीज़ों का हो रहा है जिनको हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करने लगे। तो फिर यहाँ पर एक रास्ता मिनिमलिज्म का है कि आप कम से कम कार्बन फुटप्रिंट अपना बनाइए, कम से कम कपड़ा अपने आप में बहुत पोल्यूशन करने वाली और रिसोर्स लेने वाली इंडस्ट्री है। पानी का रिसोर्स और केमिकल और ये सब जो पर्यावरण का नुकसान है। तो अब हमारे बचपन में साल में 4 जोड़े बड़े काफ़ी होते थे, ठीक है।
और मैं तो सालों से टेलीविज़न से जुड़ी हुई हूँ और मैं तो बहुत धड़ल्ले से कपड़े बार-बार रिपीट करती रहती हूँ। मुझे ये शर्म नहीं आती कि मैंने ये कपड़ा पहना तो फिर दोबारा पहन लिया, 10 बार पहन लिया, ठीक है। लेकिन एक वो वर्ग है जो एक बार पहनता है और उसके बाद वो छोड़ देता है। तो ये जो पूरा कार्बन प्रिंट है हमारा जीने का अंदाज का, लाइफ स्टाइल का, उस पर हम लोगों को गौर करना चाहिए। फिर इस और कोई तरीका नहीं है कि आप अपना देश बर्बाद कर रहे हैं। कहने को हम बड़े देश प्रेमी हैं, हमें देश हम दूसरों से अपने को बेहतर समझते हैं, नेशनलिज्म की बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं हम लोग, लेकिन मैं तो देख करके बहुत हैरान होता हूँ कि एक इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो पत्थरों का जो भूरा होता है, पत्थरों का चूरा, वो खाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पत्थर खा लेते हैं। खा क्या लेते हैं आप सोचो, ऊपर क्रशिंग हो रही है, नीचे जा रहा है लेबर निकालने के लिए, पूरा निकलता है। मैं अगर इस समय चला जाऊं, अगर मैं बाइक पर हूं अपने, या कार पे नहीं हूं, बाइक पे हूं, मैं पूरा सफेद होकर के आपके पास आऊंगा। मैं एनएच से होता हुआ जाऊं उस इलाके में, मैं एकदम सफेद होकर के निकलूंगा, पहचान नहीं पाएगा, मुझे नहाना पड़ेगा, पूरे बाल में पत्थर का वो सफेद 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 पूरा बॉडी बन जाएगा। ये बताइए हेल्थ की क्या व्यवस्था है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स? बहुत बुरा। जैसा उत्तर प्रदेश में जो हेल्थ का में वो की व्यवस्था, उससे बहुत बुरा। माने अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको बीएचयू के अलावा बनारस में जो है उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी पड़ी नहीं है। और खान पान कैसा है इन मजदूरों का? इन मजदूरों का, आदिवासियों का, वहाँ पे बड़े पैमाने पर हर साल जब आदिवासी अचानक मरने लगते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि महुआ और चावल खाने से मरे। महुआ भात खाने से कोई मरता है? इस तरह के महुआ क्या? एक तो शराब बनती, कोई देसी शराब होती, वो महुआ वैसे भी बहुत खाने में मीठा होता है। अच्छा, कोई फल है जो हाँ, फल। तो महुआ और भात खाते हैं आदिवासी। आदिवासियों का भोजन बड़ा अलग होता है, वो कोदो खा लेते हैं, सावा खा लेते हैं। तो बहुत बुरा हाल है स्वास्थ्य का हाल देखेंगे तो आपको, जब आप मौके पर मैं बताऊं क्या कि देखे आदमी तो एकदम सिहर जाएगा कि ये हाल क्या है। और वो उतना मिनिमम, उतना कम खा करके वो लोग वो खदान तोड़ रहे हैं, पत्थर तोड़ते हैं। उनकी व्यथा जो है, उनकी कथा जो है, बहुत कम सामने आती है। उनके तीज त्योहार क्या बचे हैं, कितने होते हैं? और जो हमने सुना है कि आरएसएस ने बड़ा अच्छा काम किया है उनको उन समितियों में जोड़ करके उनको एक वक्त ऐसा जरूर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इस बात को लोग कम बोलते हैं। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस दोनों ने, खाली यहाँ पे नहीं, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी हीरे की खदानें हैं, वहाँ पर भी आदिवासियों के बीच जा करके, मैं ग्रामीणों की बात नहीं कर रहा, आदिवासी अंचल जो भी हैं, सोनभद्र चूंकि आदिवासी जिला है इसलिए बात कर रहा हूँ, कि प्रचारक जाकर वहाँ पे अपना खूब प्रचार प्रसार किए हैं। लेकिन जब से इनकी गवर्नमेंट आई है वह कोई दिखाई नहीं देता। आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म का प्रचार करने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग सरकार आने से पहले जाते थे, अब वो नहीं जा रहे? अब नहीं कोई दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं। अब जानती हैं वहाँ पर विधायक कोई क्यों बनना चाहता है? इसलिए कि माइनिंग में हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो ये जो आदिवासी लोग हैं जिनको हिंदू फोल्ड में लाने की कोशिश की गई, क्या उनका सांस्कृतिक जीवन कुछ बेहतर हुआ हिंदू फोल्ड में आकर के, या इस मेन स्ट्रीम धर्म से जुड़ करके? क्योंकि आदिवासियों के तो अपने अलग देवी देवता थे, अपने रिवाज थे। बिल्कुल उनका हिंदुइज्म से कुछ लेना देना नहीं था। एक बात बताऊं, मैंने तो ये बात सोनभद्र में ही देखी। आदिवासियों को जबरदस्ती आप हिंदू क्यों बना रहे हो भाई? उनका, मैं कहती हूँ बना भी ले, अगर कुछ फायदा हो। भाई आदिवासी तैयार नहीं है इसके लिए। अच्छा, आदिवासी इसके लिए तैयार नहीं है। एक बहुत खुल के बताऊं, चूंकि ये थोड़ा सा विषय से हट गया, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ धर्मांतरण हो रहा है, कि कह रहे हैं कि घर वापसी कराई जा रही है आदिवासियों की। जो आदिवासी जिन्होंने ईसाईयत पकड़ ली या फिर बाहर हुए हिंदू धर्म से, उनको वापस उनका पैर धोकर के आरएसएस हिंदू बना रही। लेकिन जब मैं पूछता हूं आरएसएस वालों से, जब मैं भाजपा वालों से पूछता हूं, जब विश्व हिंदू परिषद से पूछता हूं, जिनको तुमने घर वापसी कराई है उनकी जाति क्या होगी, तो वो चुप हो जाते हैं।
जब मैं कहता हूं कि उनको हिंदू बनाया है तो क्या ब्राह्मण बनाओगे? वो ब्राह्मण है कि नहीं? अरे हम कहते हैं जाति बिना ही रह ले वो। नहीं, जाति बिना कैसे रह ले? क्यों भाई क्यों? अरे कैसी बात कर रही है? कभी इस बात को कोई स्वीकारेगा? सनातन धर्म का कोई पुरोधा इस बात को स्वीकारेगा कि बिना जाति के? लेकिन जब मैं ये सवाल करता हूं कि इसकी जाति क्या होगी, आप यकीन मानिए कि मैंने शंकराचार्य तक से पूछा, कितने लोगों से पूछा, सब खामोश हो जाते हैं। सब ये कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा उसके आधार पर जाति निर्धारित की जाएगी। अब आदिवासी, ये तो झूठ है कि कर्म के आधार पे जाति निर्धारित की जाएगी। फालतू की बात है ना। मैं भी यही कहता हूं। दरअसल एक बात जान लीजिए, धर्म जाति के नाम पे भड़काने की बात दूर है। आदिवासियों के जो मूल मुद्दे हैं, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर माइनिंग हो रही है, उसको सरकार हमेशा अनदेखा कर रही है और ये है बड़ा दुखद। लगातार अनदेखा कर रही है, ये सच्चाई है। कल्चरल सवाल पे मैं दोबारा आती हूँ। इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो आदिवासी अपना जो भी धर्म अपनाए थे, जो आदिवासियों के देवता होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है। अगर उनको हिंदू धर्म के फोल्ड में लाया गया और उससे उनको उनकी ज़िंदगी के हालात बेहतर हो गए, सोशो इकोनॉमिक फ़ायदा हो गया, तो ये तो अच्छी बात है। क्यों ना वो हिंदू बन जाएं, जिससे कि वो बेहतर हो जाएं। अब मेरा सवाल ये है, हिंदू बन जाने से कुछ तो फ़ायदा मिला होगा उनको, कुछ किसी सिस्टम का हिस्सा बने होंगे। आप आदिवासियों की बात ही क्या कर रही है? आप बताइए, हिंदू बनने से किसको किसको फायदा मिला, या मुस्लिम बनने से किसको किसको फायदा मिला? नहीं, जब एक ऐसा धर्म जो सत्ता का भी धर्म है और सत्ता अब उसको उस पहचान के साथ अपने कार्यक्रम निर्धारित कर रही है, मंदिरों में जा रही है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मंदिरों में नहीं जाते थे ना, तो अभी ये शुरू हो गया पिछले 10 साल से। अगर तो इसका फायदा हिंदू धर्म के लोगों को मिले, मैं ये चाह रही हूँ, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है कोई किस धर्म में है। लेकिन अगर उसको खाना नहीं मिल रहा, अगर उसको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, दवा नहीं मिल रही, शिक्षा नहीं मिल रही, और किसी धर्म में जाने से वो मिल जा रहा है, तो मैं तो खुश हूँ उस आदमी के लिए। लेकिन क्या वो, मैं यही सवाल कर रही हूँ कि वो जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का जो काम था, जो समिति बना करके उन्होंने किया था, धार्मिक वो एक मिजाज पैदा कर रहे थे कि आप हिंदू हैं, वो उसका कोई फायदा हुआ है आदिवासियों को? मुझे तो नहीं दिखाई दिया ना। तो मुझे क्या उनके लिए स्कूल खोले गए? ना कभी नहीं। इससे पहले आपको बताऊं कि उसको कहा जाता था कि सेवा प्रकल्प के विद्यालय, हाँ, लेकिन सच्चाई यह है कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा को लेकर के कम से कम आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ने कुछ काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और आज से नहीं, जबकि बीजेपी की सरकार है, पहले भी नहीं किया। वो करते सिर्फ ये थे कि जाकर के भविष्य के लिए कैडर तैयार कर सकते हैं, कि भविष्य के लिए उनको सैनिक मिल जाए, हैं, भविष्य के लिए अनपढ़ों की एक फौज तैयार कर सकते हैं, कुतर्कियों की फौज तैयार कर सकते हैं। आप याद रखना चाहिए कि मणिपुर में जो हुआ वो तो हुआ, छत्तीसगढ़ में नारायणगढ़ है, नारायणपुर है एक जगह, जिला, वहाँ पे आदिवासियों ने कैसे जाकर के वहाँ पे ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ी, एसपी का सर फाड़ दिया, तमाम झगड़ा बवाल हुआ वहाँ पे। सिर्फ किस लिए हुआ? क्योंकि वहाँ पर भाजपा ने वो उन्माद फैलाने की कोशिश की, विश्व हिंदू परिषद ने वो उन्माद फैलाने की कोशिश की। बाद में जिलाध्यक्ष गिरफ्तार भी हुआ वहाँ का। तो है क्या कि वो आदिवासियों को लड़ाना चाहेंगे, अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहेंगे कि वो वोट करें उनके पक्ष में। लेकिन जब अधिकार देने की बात होगी, भले वो माइनिंग एरियाज में हो, नॉन माइनिंग एरियाज में हो, वो कभी अधिकार नहीं देंगे। उनको कोई जीवन स्तर बदल गया हो, ये तो कल्पनातीत है। किस आदिवासी का जीवन स्तर बदल गया भाई? आपको मालूम है फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ, ये आप जानते हैं? फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में जानती होंगे अच्छी तरह से। 2007 में वो हुआ था इम्प्लीमेंटेशन। तो मुझे याद है कि मैं उस रात बहुत खुश था जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ। उसके क्या मुख्य बिंदु थे? मुख्य बिंदु ये थे कि जिस जमीन पर आदिवासी बरसों से रह रहे हैं, ठीक है, उस जमीन पर उनका मालिकाना हक हो जाएगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट यही कहता है। जल जंगल जमीन का जो सवाल था उनका। हाँ, ना हाँ। जिस जंगल की जमीन पर, ध्यान से सुनिएगा बात को, जो फॉरेस्ट की जमीन होती है, इस एक्ट के लागू होने से पहले
फॉरेस्ट की जमीन पर कोई निर्माण नहीं हो सकता था, फॉरेस्ट की जमीन पर किसी प्रकार के आप कोई काम नहीं कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट ने आदिवासियों को यह अधिकार दिया कि अगर वो उस जंगल की जमीन पर, जो कि फॉरेस्ट घोषित है, आप अगर प्रमाणित करते हैं कि आप इस जमीन पर बरसों से कायम है, तो जमीन आपकी हो जाएगी। ओके, ठीक है, बड़ा सीधा। तो उससे पट्टे मिल जाते थे आदिवासियों को जमीन के। लेकिन हाल क्या है, छत्तीस जाकर देखिए, सोनभद्र में, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? कितने आदिवासियों को मिल गया। आदिवासी दरखास्त लगाते हैं, वो सीधा पूरा का पूरा कलेक्टर के हाथ में होता है, इनकार कर देता है क्योंकि माइनिंग करानी है वहां पे। ओके, तो वो फॉरेस्ट की जमीन बनी रहती है, वो फॉरेस्ट की जमीन बनी रहती है, पट्टे बार बार निरस्त कर दिए जाते हैं, दे के भी निरस्त हो जाते हैं, देखिए निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल है, नहीं नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कुछ नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिवली आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए पूरे देश में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। खाली सोनभद्र की बात नहीं है, मणिपुर में हुआ क्या, कहां हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है क्या, कहां हो रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया। इतना शोर है कि आरएसएस ने बड़ा काम किया, उनका संस्कृताइजेशन हुआ, वो जो है संस्कारी बनाए गए। आदिवासी नहीं चाहते हैं आरएसएस का संस्कार अडॉप्ट करना। कौन कहता है? आदिवासी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को, आदिवासियों को हिंदू कहा जाए। वो तो अब खुलकर विरोध करते हैं। आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में असेंबली का इलेक्शन था, जिन आदिवासियों ने यह आवाज उठाई कि हम हिंदू धर्म के नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, उसके खिलाफ, उनके खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। यह कब बताइए किस ब्राह्मण से अजीब सा झगड़ा है ये तो। झगड़ा नहीं है, ये सब यथार्थ है। कोई आदिवासी वो बैगाओं से शादी कराते हैं, बैगाओं से पूजा कराते हैं। बैगाओं क्या होता है? बैगा जाति है एक बहुत माने बलशाली और बहुत बड़ी जात मानी जाती है आदिवासियों में भी। अच्छा। एक चीज और मैं बताऊं आपको, बड़ा लोग इस पर, ये बड़ा अनूठा पहलू है। सब कुछ आदिवासियों का बहुत अलग है, पहली बात हिंदुओं से। दूसरी चीज ये है कि आदिवासी भी उसी तरह से छुआछूत मानते हैं, हाँ। जिस तरह से हिंदू मानते हैं। ये सच्चाई। तो हिंदू ही हुए नहीं, और तो छुआछूत है ही नहीं कहीं। नहीं है। हाँ। सुनिए हाँ। आदिवासियों में भी कई जो जातियां हैं, हाँ, खरवार है, गहरवार है, हाँ, और वो ढेर सारे नाम हैं, बैगा है, हाँ, और एक क्या नाम है, विलुप्त प्राय जंजल, बहुत सारी जातियां, नाम अब बताना शुरू करें तो सैकड़ों है। तो उसमें भी स्ट्रेटिफिकेशन है पूरा सोशली कि ये जाति बड़ी है, ये जाति छोटी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब, ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है, वो हिंदुओं की तरह अपने आप को वो नहीं करते कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो वेद नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। और जो हिंदू भगवान है वो नहीं मानते। देखिए, वो बड़े देवता को मानते हिंदू। ये तो अलग है, बात है कि धीमे धीमे आदिवासियों ने जैसे कि भगवान शिव है, ठीक है, जैसे कि तमाम देवियां हैं, जैसे आदिवासियों की देवियां अलग होती है। वो उन्होंने दुर्गा जी का, जैसे दुर्गा की पूजा होती है हिंदुओं में, उन्होंने जो नाम दे रखे हैं वो दुर्गा सप्तशती में नाम नहीं मिलेंगे आपको। अमिला भवानी, हाँ, माँ अमिला भवानी, हाँ, और वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो है, समझ रहे नहीं? तो आप जाइए वहां पे तो आपको लगे। और कई नाम है, मुझे तो नाम याद नहीं है, लेकिन तो वो उनकी पूरा पूजा करने, वो ओझा को बुला करके, वो बैगा को बुला कर शादी कराते हैं, बैगा को बुला करके अपने यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। बैगा कोई पुजारी क्लास है उनके यहाँ? बैगा बड़ी मानी जाती है आदिवासियों में, जो बड़ी जात है वो बैगा मानी जाती है। आदिवासियों का ये ब्राह्मण क्लास हुआ बैगा। ये बहुत दिलचस्प है कि अगर वो अपने को हिंदू नहीं कहते हैं, लेकिन उनके तौर तरीके एक पैरेलल हिंदू सिस्टम है, ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल कह सकते हैं। और एक दो कमियां भी हमने देखी, जो बहुत खुल के बोलते हैं। जिस तरह से हिंदू समाज, देखिए, आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं कहते, ये ठीक है, एकदम सच है। लेकिन मैंने बस्तर के इलाके में जाकर देखा, जब मैं गया छत्तीसगढ़ में, ये कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन जो देखा वो बता रहा हूँ, क्योंकि उसको लेकर के तमाम तरह के विवाद भी मुझे
पता लगे। लेकिन वो जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब, उनके बीच ऐसा द्वंद्व चलता है कि जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच चलता है। आप ये कह रहे हैं एससीज और एसटीज आपस में लड़ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। किस बात पर? इस बात पर कि एसटीज बड़े हैं। ओ अच्छा, ये है ओके। और खूब है। ये इतना सेंसिटिव इशू है कि कितना कोई निराला देश है हमारा, बहुत निराला है। जो आखिरी लोग हैं पायदान में सोशल हायरार्की के, सोशल व्यवस्था के, उसमें भी वो लोग आपस में हाँ, लड़ रहे हैं क्लास कि हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो, तुम नीचे हो, तुम नीचे हो। ये ऊंच नीच हर स्तर पे है, हर स्तर पे है, हर स्तर पे है। और लोग देखना नहीं चाहते, लोग मुंह मोड़ लेते हैं कि ना मत बोलो, आदिवासियों का मामला है। लेकिन जो सच्चाई है आप उससे मुंह कहाँ तक फेर सकते हो? बोलना चाहिए, कहना चाहिए, सच को सच की तरह कहना चाहिए। सच को छुपाने से कुछ नहीं हासिल होगा। जब हमारे पास आदिवासियों की बदहाली की कहानियाँ आती हैं थोड़ा बहुत छन के, और मैं दिलचस्पी लेती हूँ, सोनी सोरी से मुलाकात हुई है और भी आदिवासी लीडर्स से मुलाकात हुई है दिल्ली के प्रोटेस्ट में, तो हम लोग ये सोचते, मेरे मन में ये आता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उनको हिंदू बनाया जाए कि नहीं। अगर हिंदू बनाए जाने से उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और जो इंस्टीट्यूशनल एंट्री है वो अगर मिल जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। आखिर क्रिश्चियन मिशंस ने भी तो यही काम किया एक ज़माने में। उन्होंने जब क्रिश्चियन बनाया तो उनको एक बेसिक एजुकेशन का जो गारंटी है वो मिल गई, उनको क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में एंट्री मिल गई, उनको अच्छी शिक्षा मिल गई। और ईसाइयों ने बहुत अच्छे और सस्ते अस्पताल बनाए। सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया, जिसका नाम आप नहीं ले रही हैं, सिविल सोसाइटीज ने बहुत नुकसान किया। वो कैसे? बहुत इस्तेमाल किया ट्राइबल्स का। वो क्या होता है? वो उसका ऐसा पहलू है कि जिसके बारे में वो सिविल सोसाइटी जा करके आदिवासियों को पूरा, ग्रामीणों को जो माइनिंग एरियाज के है पूरा उनको इकट्ठा कर लेंगे, उनको तैयार करेंगे फोर्स की तरह, उसका इस्तेमाल करेंगे। और आप सिविल सोसाइटी से आपका क्या मतलब है? सिविल सोसाइटी से मैं किसी का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से एनजीओज, मैं नहीं एनजीओज की ही बात कर रहा हूँ। तमाम लोग हैं, मैं तो वो दौड़ देखा हो कि इसलिए पूछ रहे, मैं भाई अपने को सिविल मानती हूँ, सिविल सोसाइटी का हिस्सा मानती हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं एनजीओज जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एनजीओज हैं, उन्होंने आदिवासियों का इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं किया। बहुत खुल के कह रहा हूँ, बहुत इस्तेमाल किया, जम के इस्तेमाल किया, खूब पैसा कमाया। और सबसे बड़ी बात है कि वो आजकल हीरो बने हुए हैं, वो तमाम लोगों के हीरोज बने हुए हैं। और मैं जानता हूँ यथार्थ क्या है। मैं इसीलिए जब वो लोग किसी सिद्धांत की बात करते हैं, दर्शकों आपको भी कह रहा हूँ कि जब वो लोग कुछ बताते हैं कि बड़ी बातें करते हैं, तो मुझे अंदर से, भीतर से हंसी आती है कि यार ये आदमी ऐसी बात कर रहा है जिसने जीवन भर लोगों का इस्तेमाल किया है। और ये सच है कि एनजीओज वालों ने बहुत ज्यादा, जो सरकार, ये जो ये माफिया बढ़े, जो शोषण का औजार बढ़ गए, उसकी बड़ी वजह ये एनजीओ वाद है। क्या रिलेशनशिप है दोनों में, अभी शोषण में और एनजीओज में क्या रिलेशनशिप है? आपको मालूम है कि सोनभद्र में जैसे जैसे इलीगल माइनिंग बढ़ती गई, सोनभद्र में ही नहीं कहीं पर भी एनजीओज बढ़ते चले गए। ठीक है, तमाम तरह के ऐसे चेहरे सामने आए कि जिनको लगता था कि देश जो है अपने सर पर बिठा लेगा, फलाने गिरफ्तार हो गए, फलाना ये हो गया, तमाम तरह की बातें। हम लोगों ने अपने अपने हीरो गढ़ लिए, ये हमारे हीरोज हैं, क्योंकि ये जो है एक नेता खड़ा कर रहे हैं आदिवासियों के बीच का। अरे भाई, हीरोज तो जो है असली हीरो, जो दिन रात खट करके 24 में 16 घंटा पत्थर, हम जो माइनिंग के मजदूर होते हैं उनको, उनके लिए एक शब्द कहा जाता है, पत्थर तोड़वा मजदूर। अच्छा, वो एक अलग कैटेगरी है, मजदूरी में। है पत्थर तोड़वा मजदूर। कहा कि कौन है भैया, ये पत्थर तोड़वा है। जैसे महिलाओं को रेजा कहते हैं, जो डेली काम करती है, पुरुष को पत्थर तोड़वा कहते हैं। वो क्लास तो जहां थी वहां रह गई। किस तरह का एक्टिविज्म। ये एनजीओज ने क्या किया, क्या गलत किया वहां जाकर, क्या बताइए? अरे भाई, बड़ी सीधी सी बात थी कि जो जिसकी जरूरत थी उनको, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बुनियादी जरूरतों की, उसके लिए तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई। ठीक है, माइनिंग के दुष्परिणाम को लेकर कभी आवाज नहीं उठाई। डीएमएफ का फंड जो कि अनिवार्य होता है हर डिस्ट्रिक्ट में जहां माइन होती है, उसका सही इस्तेमाल हो, उसको लेकर के तो आपने नहीं कहा।
बाकी आपने सब कर लिया, अपना भी घर खड़ा कर लिया, अपना इमारत खड़ा कर लिया। अच्छा। हाँ, आप विदेश की यात्रा पर चले जा रहे हैं, बार बार विदेशे रहते हैं, बेचारा आदिवासी के नाम पे आदिवासी जहां तहां है। आदिवासी मुद्दों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ये विदेश जा रहे हैं, आप ये कह रहे अभी हैं? हुआ है, हसदेव वर्ण से जुड़े एक व्यक्ति को बहुत बड़ा पुरस्कार विदेश का मिला है। क्या नाम है? मैं नाम छोड़िए, लेकिन मेरे मित्र भी हैं, तो माने बहुत ज्यादा रकम मिली है। तो मैं देख रहा था कि चलिए कम से कम जो हसदेव वर्ण के नाम पे साल भर पहले जो ट्विटर पर बज क्रिएट हुआ लगातार, उसका फायदा किसी एक को मिला है। अब वो पैसा आंदोलन में खर्च होना चाहिए, मुझे उम्मीद है ईमानदार व्यक्ति है, करेंगे। मैं गूगल सर्च करके पता करूंगी। करिएगा जरूर। ये बहुत जहरीली बात है कि आप जो दवा बन के जाते हैं वही दर्द हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत खराब बात है। और इससे ज़्यादा बड़ी बेईमानी जो माफिया है, जो करप्ट है, वो तो हमें पता, हम उसको तो गाली दे ही रहे हैं, उसको तो बुरा कह ही रहे हैं और उस सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन जो दोस्त बन के जाए और दुश्मनी कर जाए, वो बहुत बहुत अजीब है। बहुत अजीब है, निस्संदेह बहुत अजीब है। और बहुत माने उससे, चूंकि एक बात जान लीजिए, एक बड़ी आबादी देश की है जो बेचारी अपने दर्द के आगे इतनी बेबस है कि गूंगी हो गई है, उसके पास जबान नहीं है। तो आप उसकी जबान तो बन नहीं सकते, उल्टे उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इस बारे में अगर आप और बताना चाहें कि क्या रिलेशनशिप है एनजीओज का उनकी बदहाली से, तो मैं चाहूंगी कि आप। हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि माइनिंग के अगेंस्ट आदिवासियों को इकट्ठा करना, कोई मुहिम चलाना, वो अलग बात है। लेकिन उनकी रोजी रोटी से जुड़े जो मामले हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े जो मामले हैं, उसको उठाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक जैसे सोनभद्र की ही चर्चा करें, एक बड़ी मुहिम शुरू हुई थी, बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई थी कि जिसमें आदिवासी कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और मैंने ऐसे इलाके देखे हैं कि जंगल के बीच में जाके आदिवासियों ने कब्जा कर लिया, रहने लगे और एक गांव बना लिया। उसके गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि यहाँ पर पुलिस और जंगल विभाग के लोगों का प्रवेश वर्जित है। मैंने ऐसा गांव देखा है, मेरे पास फोटोग्राफ होंगे। यहाँ पर पुलिस और वन विभाग के लोगों का प्रवेश वर्जित है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान की मान्यताएं, हिंदुस्तान के जो कानून है उसको पालन करके चल सकते हैं। आदिवासी बहुत कोमल होते हैं, निर्मल बन के होते हैं। आप उनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप, चूंकि आप पढ़े लिखे हो, वो आपको पढ़ा लिखा समझ रहे हैं, होशियार हैं आप, हाँ, कानून जानते हैं, तो आप कम से कम उसका यूज ना करो, चोर दरवाजे का यूज मत करो। आप पहले जाते हो, पहले उसका इस्तेमाल करते हो अपने जन आंदोलनों के लिए, फिर उससे कहते हो कि हमारे लिए, मैं यहाँ पे जमीन मेरे लिए इंतजाम करो, फिर आप वहाँ पे आश्रम खोलने लगते हो, फिर तमाम तरह की चीजें करते हो, और उसके बाद भी आपका एक्टिविज्म जिंदा रहता है। और आदिवासी बेचारा जहाँ था वहीं खड़ा रहता है, लड़ता रहता है। फिर मालूम होता है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में फंस करके किसी दिन दम तोड़ देता है। पुलिस मारती है, पुलिस कहती है कि नक्सली बताओ तुम्हारे घर, माने सोनभद्र की बात, अब तो नक्सलिज्म खत्म हो गया। वहां पर पुलिस आदिवासियों को इसलिए मारती थी कि नक्सली ने तुम्हारे खाना कैसे खा लिया। अरे भाई, हम किसी के घर जाएंगे, हम बंदूक सटा के कहेंगे खाना खिलाओ, तो खाना नहीं खिलाएगा। तो नक्सलियों से बात कर ले तो पुलिस मार दे, पुलिस से बात कर ले तो नक्सली कह दे कि तुम पुलिस से मिले हुए हो, जन अदालत में उसको वो लटका दे उल्टा। तो बहुत दुख भरा जीवन है इनका। और कम से कम मैं बार बार कह रहा हूं कि एनजीओज की बड़ी भूमिका है इनको इस स्थिति में पहुंचाने के लिए, और माइनिंग जहां पे हो रही है उनकी बदहाली के लिए उस इलाके की एनजीओज बहुत जिम्मेदार है। नक्सलिज्म का आदिवासियों की ज़िंदगी में जो प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जितने भी आदिवासी वो इलाके हैं वो सब तो नक्सलिज्म की चपेट में नहीं है। लेकिन एक बहुत बुरी बात ये हुई कि हर आदिवासी को नक्सल समझने लगे शहर के लोग, और जब भी इन लोगों के अधिकारों की बात होती है तो इसको नक्सलवाद, आदिवासी अधिकार के बात करने को नक्सलवाद कहते हैं। ये इतना बड़ा दुष्प्रचार है जिसको हमारे टीवी मीडिया ने आगे बढ़ाया है।
टीवी मीडिया ने नक्सलिज्म को आदिवासी से ऐसे चस्पा कर दिया कि कोई आदिवासी बिना नक्सल सपोर्टर हुए हुए है ही नहीं। तो ये इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये मतलब अपने देश के युवाओं को अगर जागरूक करना हो तो आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? क्योंकि मैं इस तरह के प्रोग्राम, ये बोरिंग प्रोग्राम होगा कुछ लोगों के, लेकिन मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो कॉरपोरेट्स में काम कर रहे हैं, जो गुड़गांव में काम कर रहे हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बहुत ऊंची ऊंची इमारतों में काम कर रहे हैं, वो ये जाने कि उन्हीं के जैसे युवा किस तरह पिस रहे हैं इस देश में, और सिर्फ इसलिए पिस रहे हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल अधिकारों को मैनिपुलेट करने के लिए और उनसे सरकार से बात करने के लिए कोई तरीका नहीं है। वो इतने दूर हैं, इतने पेरिफेरी में हैं कि मीडिया उन तक नहीं पहुंचता है, कोई नहीं पहुंचता है, और सिर्फ एक बदनामी आप तक आती है उनकी कि वो नक्सलवादी हैं। तो ये बताइए कि ये क्या रिश्ता है? ये मुझे याद है, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। अपने एक पत्रकार साथी ने मेरे एडिटर भी रहे, उन्होंने एक खबर लिखी थी बस्तर को लेकर के कि विधानसभा तुम बस्तर कब आओगे, विधानसभा तुम बस्तर कब आओगी। हाँ, तो मुझे याद है मैंने पढ़ा था, तो उसमें बस्तर के जो हालात है उसका जिक्र था न। तो विधानसभा, आप सोचिए कि बस्तर का इलाका तो वो इलाका है कि अबूझमाड़ में तो कभी परिंदा भी पर नहीं मार पाया, कभी उसकी मैपिंग तक नहीं हो पाई थी। खैर भूपेश बघेल की सरकार आई तो वहां पे बहुत चीजें हुई अबूझमाड़ के इलाके में। एक बात जाननी चाहिए सबको, जो साथी बाहर के रहने वाले उन सबके लिए मैं कहना चाहूंगा, जो आदिवासियों को नक्सलिज्म से जोड़ते हैं, आदिवासी मरे या सेना का जवान मरे या अर्धसैनिक बल का जवान मरे या पुलिस का जवान मरे, मरता कौन है? वही आदिवासी मरता है, वो दलित मरता है, उसी क्लास का आदमी मरता है। नक्सली की मौत हो या किसी सुरक्षा बल की मौत हो, मरता हाशिए का आदमी है। ये एक बात सच है, कोई अंतर नहीं है। कई बार ऐसा होता है, गरीब किसान का बेटा होगा या मजदूर का बेटा होगा, वो 1800 या 20,000 की नौकरी करने कौन जाता है? ये होगा। और दूसरी चीज एक बात बताऊं कि जो इस देश में अभी थोड़ा बहुत, हर प्रदेश में खत्म हो गया, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म बचा है, आंध्र प्रदेश खत्म हो गया, तेलंगाना में खत्म हो गया, मेरे देखते देखते उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में नक्सलिज्म खत्म, बिल्कुल खत्म। बहुत खुल के बोल रहा हूं। और इसमें कोई एक बात मुझे इसके लिए यूपीए सरकार को कहना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की जब गवर्नमेंट आती है नक्सली हमले शुरू हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ एकमात्र स्टेट बचा है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि आदिवासियों को अब तक उनके वाजिब अधिकार नहीं दिए गए। अगर आदिवासी इलाकों में बिजली होगी, सड़क होगी, पानी होगा, पुलिस चौकी होगी, थाना होगा, लोग होंगे, तो नक्सलिज्म किस बात का भाई? लेकिन तुम जाओगे तो खाली बस माइनिंग कराने जाओगे कि वहां माइन खोल ले। एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इतनी बड़ी वो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, उसकी खदानें धंस जा रही हैं आयरन ओर की। ये तो हाल है देश का। और वो पूरा का पूरा एनएमडीसी की खदानें वहां पे है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में। तो है क्या कि जब तक आप आदिवासियों को कोई अपना हिस्सा तो समझिए। और दूसरी चीज ये है कि नक्सलिज्म को लेकर के बहुत गलत धारणाएं हैं लोगों को मन में, बहुत खुल के कह रहा हूं। ये गलत धारणा है कि नक्सली कोई दूसरी दुनिया से आए होते हैं। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हथियार उठाए हुए होते हैं जिनको पता ही नहीं नक्सलिज्म क्या होता है। उनको क्या मालूम कि क्या है पूंजीवाद। उनको तो ये लगता है कि हम गरीब हैं और एक वर्ग हमारा शोषण कर रहा है, हमारा उत्पीड़न कर रहा है, और हमको ये रक्षा ये बंदूक करेगी। निश्चित तौर पे गलत है, बुरा है, लेकिन उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या किया, आप ये बताओ। हाँ, सुरक्षा बलों से, सीआरपीएफ से, पुलिस से हैंडल करने के लायक वो लोग नहीं है। उनको इंसान समझे, नागरिक समझे। तो जब आप उनको पुलिस और बंदूक की नोक पर हैंडल करना चाहते हैं तो वही वो भी करते हैं। एक चीज और जोड़ दे इसमें, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की सरकार नक्सलिज्म को अब कहने लगी है वामपंथी उग्रवाद। आप सोचो, देखो इनकी शातिरी। और जिस तरह से नक्सलिज्म को लेकर के ये लोग, देखिए जब आप किसी को नक्सली कहते हो
तो उससे और किस तरह से कहते हो समझ में आ जाता है कि आप कितना जानते हो उसके बारे में, एक बात। दूसरी बात, उसको क्या आप आदिवासी अस्मिता से जोड़ के कह रहे हो, ये भी देखना हो। मेरे 2 सवाल हैं। एक ये कि क्या हर आदिवासी माइनिंग से प्रभावित है इस देश में, या माइनिंग के अलावा भी उसके कुछ मुद्दे हैं, या ऐसे भी इलाके हैं जहां माइनिंग बिल्कुल नहीं है लेकिन आदिवासी हैं और मुद्दे हैं। और दूसरा ये कि क्या हर आदिवासी नक्सलिज्म का सपोर्टर होता है, उसके साथ हमदर्दी रखता है, या ये एक ख़ास इलाके की प्रॉब्लम है और बाकी सब जगह इसका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम शहर के लोग हर आदिवासी को इंटरचेंजेबली नक्सलवादी भी समझते हैं। ठीक है, जो आपका सबसे आखिरी वाला सवाल था वो सबसे पहले, कि आदिवासी जो होता है वो पुलिस से भी डरता है, नक्सलियों से भी डरता है, वो पिस रहा है। नक्सली जो हथियार उठाने वाला वर्ग है बहुत छोटा सा वर्ग है, बहुत थोड़े से लोग हैं। आदिवासी को फुर्सत नहीं है भाई, उसको अपना दिन भर की रोटी का जुगाड़ करेगा कि बंदूक उठा के जंगल में घूमेगा। बहुत गिने चुने रास्ता भटके कुछ लोग हैं जिनकी संख्या बहुत सीमित हो गई है। अब इस देश में बड़ी सीधी सी बात है, चोर खत्म हो गए, चोर अब नहीं दिखाई देते, क्या हुआ पता नहीं। वैसे भी नक्सली भी खत्म हो गए, नक्सली भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देते, एक बात। दूसरी बात कि आदिवासियों की जो समस्याएं हैं वो माइनिंग के इलाकों में, माइनिंग के इलाके बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और ये बड़ी विडंबना है कि जहां पे आदिवासी रहते हैं उन इलाकों में माइनिंग की इजाजत देता कौन है? बड़ी सीधी सी बात है, आदिवासी जहां रहते हैं, मतलब ट्राइबल्स जहां पर आपके, उनको तो बचाने की जरूरत है, उनके घरों को, उनकी जगहों को बचाने की जरूरत है, वहां पर माइनिंग की इजाजत कैसे दी जा सकती है? एक चीज। तीसरी चीज कि जो नॉन माइनिंग के इलाके हैं जहां पे खनन नहीं होता है, वहां पर भी उनकी परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कि माइनिंग वाले इलाकों में। बस अंतर एक आ जाता है कि स्वास्थ्य जो है थोड़ा बेहतर है। आवेश, बहुत सारे लॉज हैं जो जल जंगल ज़मीन के हवाले से हैं और वो आदिवासियों के ही लिए हैं, है ना। उसके अलावा हमारे पास माइनॉरिटी वो ये कमीशंस हैं जो कि SC/ST कमीशन है, और साथ में जो ट्राइबल्स के लिए स्पेसिफिक बॉडीज़ हैं जो स्टेट लेवल्स पर भी हैं। उनकी सेहत क्या है, वो किस तरह का काम कर रहे हैं? हमने बहुत दिनों से उनकी जो सालाना रिपोर्ट्स आती थी जो हम लोग भी देखा करते थे, वो नज़र नहीं आ रही हैं। क्या हुआ है? बिल्कुल सच्ची बात है। देखिए, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके, SC/ST कमीशन है, स्टेट के SC/ST कमीशन है। लेकिन एक सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि इन लोगों ने कभी भी प्लानिंग को लेकर के, ट्राइबल्स के प्लान के इश्यूज पर कभी भी जमीनी स्तर पर प्लानिंग नहीं की। और किया क्या कि अपनी प्लानिंग में अक्सर मैंने देखा है कि ये या तो फिर से वही लौटता हूँ, या तो सिविल सोसाइटीज को इस्तेमाल कर लेते हैं, NGOs को इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो नीतियां, भाई आदिवासियों की नीति आदिवासी बनाएगा ना। आदिवासियों की नीति आप कौन से शहर वालों को बनाने को दे रहे हो कि जाओ तुम आदिवासियों के लिए नीतियां बनाओ? लेकिन उन्होंने इसको सोशल वर्क कहते हैं, उसमें उन्होंने MA किया होता है उन लोगों ने। ना ना, बिल्कुल ठीक है आप और वो फंडिंग कैसे आती है, इस पर भी एक स्पेसिफिक कोर्स होता है NGOs में। जी जी। और ये तरीका बताया जाता है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश के और विदेश के जो फंड कर रहे हैं। तो फंडिंग एक्सपर्ट्स अलग होते हैं NGOs में, और ये सोशल वर्क, MA इन सोशल वर्क अलग होते हैं। फिर इनके रोजगार का क्या रहेगा अगर ये NGOs वहाँ नहीं जाएंगे तो? नहीं भाई, आप हर जगह जाओ, लेकिन आदिवासियों को तो उनके उस पर छोड़ दो। और बड़ी सीधी सी बात बताऊं आपको कि जो आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा इशू, बड़ा इशू है इस समय शिवा, कि उनको उनकी मान्यता मिले, आदिवासी को आदिवासी कहलाने का हक, इस पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बकायदे कि जो भी आदिवासी जो माने गए हैं कि आदिवासी हैं, लेकिन किसी त्रुटिवश उनका नाम अगर नहीं है तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। अब है क्या कि वो नाम नोटिफाई होता है, फिर दोनों सदनों से पास होता है संसद के, और बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, फिर गजट होता है। लेकिन इस पर एक बार कायदे से किसी भी सरकार को काम करना पड़ेगा आदिवासियों को मान्यता देने पर। और दूसरी चीज, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनको लेकर के हमारे देश में एक बात मैंने महसूस की, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ ने अच्छा किया कि उनमें उनको रोजगार देने की का काम
पहाड़ी कोरबा को शुरू किया कि प्रिमिटिव ट्राइब्स जो थे उनको बहुत कम संख्या। ये कब हुआ? ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब हुआ। हाँ, कांग्रेस की सरकार कि उनको रोजगार दिए गए। बीजेपी की सरकार ने कुछ किया? बीजेपी की सरकार ने ट्राइबल्स के लिए कुछ किया हो, मैंने सच बताऊं, ये कुछ लोग जरूर थे। एक जब मुझे याद है कि विजया राजे सिंधिया थी, हाँ, तो वो हर साल आदिवासियों के बीच जाकर कार्यक्रम किया करती थी और उनके हक के लिए सदन में भी आवाज उठाया करती थी, उनके लिए प्लानिंग की बात किया करती थी। SC/ST कमीशन के जब बीजेपी की सरकार थी यूपी में, मुझे याद, यूपी की बात तो विजया राजे जी MP से थे, जब यूपी में कुछ लोग ऐसे रहे हैं, नेता ऐसे रहे कमीशन में, जिन्होंने ट्राइबल्स के लिए वास्तव में गंभीरता से काम किया बीजेपी के। लेकिन अब वो जमाना लग गया, अब बीजेपी दूसरी टाइप की। अब हाँ। आपको कौन सी बीजेपी? हम लोग बड़े, मैं इस बात पे गहरी आपत्ति दर्ज कराता हूं, अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी वो नहीं है जिसके माने आदिवासियों का माने माना जाता था कि बीजेपी का बड़ा वोट बैंक आदिवासी है, बहुत बड़ा वोट बैंक आदिवासी है। लेकिन अब आदिवासी समझ गए ये हमारे हक की बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ हिंदू बनाएंगे। तो क्या उनका भी मोहभंग हो गया? बिल्कुल मोहभंग है। इस बार के परिणाम आप देख लीजिए, परिणाम आप देख लीजिए, आप कहीं पर भी देख लीजिए जहां पर भी आदिवासी इलाके हैं। तो एक अपील दर्शकों से करेंगे कि अपने अपने क्षेत्र के या जिस भी पार्टी को आप समर्थन करते हैं उसके नेताओं से कहिए कि वो देश के आदिवासियों के जो क्षेत्र हैं वहाँ जाके काम करें, उनके लिए अच्छी योजनाएं बनाएं। आप जिस भी पार्टी के समर्थक हैं, और बीजेपी इस समय देश में सत्ता में है और ज़्यादातर राज्यों में है, तो बीजेपी के बहुत से समर्थक होंगे जो इस समय चाहें तो आदिवासियों के पक्ष में काम करवा सकते हैं। उनके बुनियादी मसले जो हैं उन पर आप एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। NGOs को छोड़िए, हम नागरिक लोग भी कर सकते हैं, तो आप उस पर जोर दे करके काम करवाइए। और अगर आपके क्षेत्र में किसी नेता ने किसी आदिवासी के लिए कुछ अच्छा काम किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हम इसमें बीजेपी, एक अनुरोध और एक मिनट, इसमें हम बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं कि जिसने अच्छा काम किया आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे हमें पता चले कि कौन लोग हैं जिन्होंने अपने सरोकारों को जनता से जोड़ रखा है। तो ये इसलिए ये समझ हमारे देश में पैदा होनी चाहिए। कुछ मुद्दे हर पार्टी लाइन से, हर पार्टीगत राजनीति से ऊपर होते हैं, बिल्कुल, तो ये जरूरी। अब आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि और सिर्फ इतना नहीं, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप शिमला घूमने जाते हैं, गोवा घूमने जाते हैं, आप लोग कोशिश ये करिए कि किसी आदिवासी इलाकों में, किसी भी आदिवासी इलाके में, दर्शकों से कह रहा हूं कि आप छुट्टियों में जाइए और जाकर के वहां के लोगों से बात करिए, संवाद करिए, अच्छा लगेगा। और इस देश में जो हमारे आदिवासी इलाके हैं, यकीन मानिए बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे अच्छे इलाके हैं। आप बस्तर चले जाएंगे, आप सोनभद्र चले जाएंगे, आप मिर्जापुर चले जाएंगे, गोवा, आप मणिपुर चले जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। एक बात बताइए, ये बात तो मैं अपने आप से भी कहती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे खबरों की वजह से मुझे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या मुझे शक की नज़र से भी देखेंगे कि ये परकटी आ गई शहर से, और फिर उसके बाद ये भी होगा कि सरकारी एजेंट ना हो तो सरकार कहेगी कि ये भड़काने तो नहीं आ गई, पत्रकार है तो भड़काने आई है। तो ये दोनों तरफ से सैंडविच होने का जो खतरा है। ना, बिल्कुल नहीं। आप जाइएंगे वहाँ के गुदूर आदिवासी इलाकों में जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आदिवासियों का दर्द क्या है। दरअसल है क्या कि हम लोग इस दर्द को बिना उनसे मिले, बिना जाने, बिना उनसे नजदीकी बढ़ाए नहीं समझ सकते। आपको तो मैं सिर्फ एक कहानी की तरह बता रहा हूं, लेकिन जब आप उनसे संवाद करेंगे, उनके साथ बैठकर कुछ खाएंगे, उनको कुछ खाने को देंगे, उनके घर का बना खाना खाएंगे, तब वो अगर आपसे साझा कर लिया उसकी ये वो आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो, बहुत बड़े ऑफिसर हो, लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके सवाल का उत्तर देगा। लेकिन अगर उसने उत्तर दिया तब आप समझ पाएंगे कि असल कहानी क्या है और दर्द कितना गहरा है। बहुत मशहूर फिक्रा है फ्रांस से कि अगर उनके पास रोटी नहीं तो केक क्यों नहीं खाते। मैं इसी तरह का एक बेवकूफ़ी भरा सवाल करना चाह रही हूँ कि क्यों आदिवासियों का कल्चर और आदिवासियों को उस तरह से आदिवासी बनाए रखने की जो बात
की जाती है वो नेशनल डेवलपमेंट का जो एक मुद्दा है, जो गोल पोस्ट है कि हम बड़े सारे विकसित लोग होंगे, तो उनको विकसित करके, उनको शहरी बना के, उनको सोफिस्टिकेटेड बना करके उनको बेहतर ज़िंदगी जीने की बात क्यों नहीं होती है? ये क्या बात हुई कि वो जंगल उनके बचा के रखो और उनको जंगलों में रखो? उनको भी तो अच्छी शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, उनको भी अच्छी सड़कें दो, उनको शहर से जोड़ो, और वो भी तो डॉक्टर इंजीनियर बने, और वो भी तो इसरो में जाके साइंटिस्ट बने। ये सब कहाँ है? ये इस जो शहरी सवाल है ना, उसका जवाब दीजिए। बहुत 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 निश्चित तौर पे देंगे। इस वक्त आप हमारे सामने बैठी हैं, ढेर सारे लोग होंगे अपने घर में चाय पीते हुए ये बात सुनेंगे, कुछ लोग खाना खाते हुए सुनेंगे, कुछ लोग रात को सोते वक्त सुनेंगे। बहुत अच्छे से बिस्तर पर एसी चल रहा होगा, खाना खा रहे होंगे, 10 तरह की डिश रखी होगी। ये आपके लिए लग्जरी है। अब आप किसी ट्राइबल से पूछिए कि उसके लिए लग्जरी क्या है। आप उसकी लग्जरी की कल्पना करिए कि वो अपने घर के मिट्टी के मकान के दूसरी मंजिल पे रह रहा जा करके, जो मिट्टी का ही बना हुआ है पूरा, जहां गुप्त अंधेरा हो या एक डिबरी जल रही हो। सवेरे उठेगा तो चारों तरफ जंगल की तरफ देखेगा, फिर अपने से छोटे से खेत की तरफ देखेगा, जहां पर वो सीना तान के चलेगा। हो सकता है कि उसके खाने में वो आंच पर भी ना पकी हुई हो, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मुझे सोवा पालक खिला दो, तो खेत से तोड़ के ला के वो सील बट्टे पर पीस करके रोटी के साथ ला करके मुझे दे देगा। तो दरअसल लग्जरी जो है, जो हम कहते हैं कि आदिवासी शहर, एक बात सच है, एक बात आपकी मैं एग्री हूं कि शहर के बीच में गांव क्यों नहीं हो सकता? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? एक शहर के बीच में गांव, एक शहर के बीच में जंगल क्यों नहीं हो सकता? एक इलाका जंगल का हो फिर शहर, और उस जंगल को हम नहीं छोड़ेंगे। आप चंडीगढ़ में जाकर देखो, आप चंडीगढ़ पंचकुला में जाओ तो आपको लगता है कि ये लोग, मुझसे एक सीनियर आईएएस हमारी दोस्त है, तो वो हमसे कहने लगे कि ये शहर ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का शिकार है। हम क्या होने दो, बचा के रखा है। वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वहां नहीं दिखाई देती, जिसको देख करके मुझे डर लगता है। दिल्ली जैसे शहर में मैं अपने आप को अजनबी पाता हूं, चंडीगढ़ में मैं अजनबी नहीं पाता खुद को। दिल्ली शहर में मैं भूल जाता हूं। मैं आपके घर से यहाँ पर स्टूडियो से निकलूंगा तो मैं मेट्रो पर बैठ करके सीधे अपने घर जाऊंगा, मैं बीच में कहीं नहीं रुकूंगा कि मैं रास्ता भूल जाऊंगा। पल्पिटेशंस होने लगते हैं दिल्ली में मुझे। हाहाहूती शहर है, हाँ, बहुत बड़े। तो हमको हर 6 महीने में दिल्ली वाले रास्ता भूलने लगे हैं, क्योंकि इतना विकास है, इतनी सड़कें, इतने अंडरपास, ओवर ब्रिज, वो हैं चलने फिरने के साधन तरह तरह के। एक तो ये कि अब आप साइकिल से पैदल तो चल ही नहीं सकते। आपको बताऊं कि मैं दिल्ली आया अभी हाल में, तमाम समस्याओं को लेकर के अपनी, तो मुझे रहने की जगह ढूंढनी थी, तो मैंने दिल्ली की तरफ देखा नहीं। मैंने कहा कि पहली बात मिल जाए मैं दिल्ली से, मैं आपके पास आया हूं तो मैं करीब 30-35 किलो, मैं फरीदाबाद में भी एकदम कोने में, एकदम अंत, जहां फरीदाबाद वल्लभगढ़ जहां शुरू होता है, और वो भी एकदम अंदर जंगल खेतों के पास जाकर के मैंने घर लिया किराए पे। 16,000 रुपए किराया उसका मैं देता हूं, लेकिन वो घर जो है खेतों के बीच है। क्यों लिया? सिर्फ इसलिए लिया कि हम जिस जंगल के, जिस खेत के, जिस तरफ के रहने वाले हैं भैया, हमको कम जगह और खुला आसमान अगर नहीं मिलेगा हम नहीं रह पाएंगे। और हम शहर वाले तमाम लग्जरी के बीच ये सोचते हुए कि हमें अच्छी नींद आ रही है, ठंडी हवा चल रही है ऐसी की, सोचते हैं कि सब कुछ पा लिया। छोटी छोटी डिब्बियों में रहते हैं और समझते हैं हम अमीर हो गए। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मैं एक बुनियादी बातचीत करना चाहती थी आपसे, क्योंकि आपने कई लगातार पूरी ज़िंदगी आपने जर्नलिज्म किया और इन मुद्दों को उठाया है। तो बजाय किसी थ्योरेटिशियन के जो थ्योरी सिखाएगा अधिकारों की, उससे ज़्यादा अच्छा है कि जो प्रैक्टिकल है उससे उस बारे में आपसे बात करें। और ये हमारे दर्शकों के लिए बातचीत इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत ग्लैमरस इशू नहीं है, लेकिन हर थोड़े महीनों में जब कोई नक्सली हमला हो जाता है या आदिवासी कोई बड़ा प्रदर्शन करते हैं या कोई बड़ी घटना घटती है, तो वो एक सिंगल लाइनर हेडलाइन होती है हमारे लिए। हम उसको भूल जाते हैं और सिर्फ ये मानते हैं कि ये वो लोग हैं जो देश के विकास में बाधा डाल रहे हैं। ये अजीब लोग हैं जो ये कहते हैं हमें विकसित मत करो, हमें जंगल में पड़ा रहने दो, हमारे हाल पे हमें छोड़ दो। तो ये ज़रूरी है कि इस बारे में एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड व्यू भी है इस दुनिया में, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ज़रूरी नहीं हर आदमी को AC चाहिए
हो और गैजेट्स चाहिए हो, बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। तरह से लोग जीना चाहते हैं और इतने बड़े देश में उनके लिए भी गुंजाइश होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात कर रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। तो बस इस बात को समझने के लिए मैं चाहती थी कि हम लोग आदिवासी समस्या पे बात करें, माइनिंग पे बात करें, क्योंकि ये बिल्कुल जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, इनको आपस में अलग नहीं अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अलग नहीं किया जी। और शहर के बच्चे, जो नौजवान बच्चे हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट जॉब्स में जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा अचीव कर रहे हैं, वो ज़रूर वो करें। जो लोग ये नहीं करना चाहते हैं उनको भी खुश रहने दें। हाँ, बस इतनी सी बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत आपने हमें अंतर्दृष्टि दी, बहुत इंसाइट्स दिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपको भी शिबा शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया। सुनिएगा इस बातचीत को। धन्यवाद जी, थैंक यू।